आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो न्यूज रिपोर्टिंग में ही अपना मुकाम देख रही थी, लेकिन ये लड़की एक दिन अपने ही घर में मृत पाई गई। पहले उसे खुदकुशी का नाम दे दिया गया, लेकिन जब लाश का पोस्टमार्टम किया गया तब कई चौंका देने वाले सबूत मिले और पुलिस वालों तक को भी यहाँ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस लड़की के साथ हुआ क्या है, इसे मारा किसने है, इसके सभी घर वालों ने मिलकर या फिर इसके बॉयफ्रेंड ने। और एंड तक इस केस में यही कहा गया कि इस लड़की ने खुदकुशी की ही नहीं बल्कि इसे मारा गया था। पुलिस वाले, प्रशासन और फोरेंसिक एक्सपर्ट द्वारा इस मर्डर की गहराई से छानबीन की गई, जिसके खुलासे के बाद हर कोई बिना चौंके रह ही नहीं पाया। जिन सोशल नेटवर्किंग के जरिए ये लड़की अपने दोस्तों से बातचीत किया करती थी, इसके मर्डर के बाद उन्हीं सोशल नेटवर्किंग के जरिए उसके दोस्त इसके लिए इंसाफ की मांग करने लगे। सच तो यहाँ पर यह था कि यहाँ सिर्फ इसके दोस्त ही नहीं, उसके आसपास रहने वाला हर वो शख्स जो इस लड़की से थोड़ी बहुत भी बातचीत किया करता था, जो इसे थोड़ा सा जानता ही था, वो भी इस लड़की के कातिलों को सजा दिलवाना चाहता था। तो चलिए जानते हैं क्या थी इस लड़की की पूरी कहानी, ये लड़की कौन थी, इसका मर्डर किसने और क्यों, किस वजह से किया था, सब कुछ जानेंगे आज की इस पूरी स्टोरी के बारे में। लेकिन उससे पहले मेरा नाम है करुण, आप लोग देख रहे हैं नाइट फाइल्स पॉडकास्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। और साथ में इस स्टोरी को देख लेने के बाद आपकी जो भी राय होगी वो कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, जल्दी से कमेंट करिए और पिक में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज की जो स्टोरी है वो जर्नलिस्ट निरुपमा पाठक के बारे में है। निरुपमा की उम्र 22 साल के आसपास की थी। 22 साल की निरुपमा उर्फ नीरू देश के प्रतिष्ठित IINOC से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करके साल 2010 में इंग्लिश न्यूज़पेपर बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्टर थी। झारखंड के कोडरमा से IIMC में एडमिशन लिए जब 2008 में निरुपमा दिल्ली आई थी, तब उनकी मुलाकात इंटरव्यू के टाइम पर रिभांशु नाम के एक लड़के से हुई थी। निरुपमा ने रेडियो और टीवी जर्नलिज्म में एडमिशन लिया और प्रियभांशु ने हिंदी पत्रकारिता में। पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करते करते दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ चुके थे। निरुपमा पाठक बेहद ही खूबसूरत और शांत स्वभाव की लड़की थी। ये एक अव्वल दर्जे की छात्र थी। निरुपमा एक कुलीन ब्राह्मण परिवार की लड़की थी। उनके पिता का नाम धर्मेंद्र पाठक और माता का नाम सुधा पाठक था और उसका एक छोटा भाई था जिसका नाम सुखवेंद्र पाठक था। और दूसरी तरफ जाति से जो प्रभांशु था वो कोई और जाति से बिलोंग करता था। IIMC में निरुपमा और प्रभांशु की जोड़ी बहुत ही चर्चाओं में थी। वहाँ के सहकर्मियों का ये कहना था कि ये एक होनहार पत्रकार भी थी। समय के साथ साथ दोनों का प्यार जो था वो परमान चढ़ता जा रहा था। इन दोनों को एक दूसरे पर इतना विश्वास था कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार के लिए शादी करने के लिए अपने माँ बाप को जरूर मना लेंगे। और निरुपमा प्रभांशु से हमेशा यही कहा करती थी कि उसके घर वाले उसे बहुत चाहते हैं, कभी उसकी बात नहीं टालते। जब प्रभांशु उससे शादी करने के लिए कहा करता था तब निरुपमा उससे कहती कि मैं अपने घर वालों को मना लूंगी तभी हम लोग शादी करेंगे। प्रभांशु और निरुपमा एक दूसरे से बेहद प्यार किया करते थे। निरुपमा को अपने घर वालों पर बहुत भरोसा था। जिस खुलेपन से उसे पढ़ने और पत्रकारिता करने की छूट दे दी गई थी और इसी खुले विचारों वाली सोच के साथ निरुपमा यही सोच रही थी कि उसके घर वाले उस लड़के के साथ इसकी शादी करने की इजाजत दे देंगे। वो अपने घर वालों, परिवार वालों से बेहद प्यार किया करती थी और इसी तरह ही लगातार ऐसे दिन गुजरते रहे। और ऐसे ही दिन गुजरते गुजरते एक दिन ऐसा आया कि निरुपमा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो एकदम बेचैन हो चुकी थी और प्रभांशु को इस बारे में बताने लगी। की परेशानी को देखते हुए प्रभांशु उसे ये सलाह देता है कि तुम कुछ दिनों के लिए अपने घर चली जाओ, अपनी माँ से मिल लोगी तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। इस तरह इस परेशानी में तुम्हारा यहाँ पर दिल नहीं लगेगा। और जो निरुपमा थी वो भी यही चाहती थी। 19 अप्रैल 2010 का दिन आया और निरुपमा दिल्ली से कोडरमा चली गई और प्रभांशु से कहकर गई थी कि वो जल्द ही वापस लौट आएगी। इधर प्रभांशु जो था उसका इंतजार कर रहा था, लेकिन निरुपमा दिल्ली वापस तो नहीं आई। अगर कोई वापस आई तो वो थी निरुपमा की मौत की खबर।
उसका वापसी का रिजर्वेशन 28 अप्रैल को था, लेकिन वो ट्रेन जो कि निरुपमा को लेकर गई थी उसे लेकर फिर वापस ही नहीं आई। 29 अप्रैल 2010 को ये खबर आई कि नीरू अब इस दुनिया में नहीं रही। अब यहाँ पर जो प्रभांशु था उसको नीरू ने ये मैसेज किया था कि मैं आने की कोशिश करूंगी, तुम थोड़ा और मेरा इंतजार करना और बिना मेरे कहे तुम कोई भी ऐसा स्टेप मत उठा लेना जिससे हम दोनों के रिलेशन के बीच कोई ना कोई आ जाए या कोई दिक्कत परेशानी आ जाए। अब ये जो मैसेज किया गया था प्रभांशु को वो निरुपमा का लास्ट मैसेज था। संदिग्ध तौर पर निरुपमा की हुई मौत से निरुपमा को जानने वाले सभी लोग एकदम शॉक्ड रह चुके थे। निरुपमा की लाश झारखंड के कोडरमा के निरुपमा के घर पर ही मिली थी। शुरुआत में इनके घर वालों ने इनकी मौत की वजह करंट लगने का कारण बताया था और इसके उलट जब पुलिस वालों को यह पता चला तो पुलिस वाले उसके घर पहुंचे और घर जाकर यह पता चला कि निरुपमा के घर वाले तो ये बोल रहे हैं कि भाई निरुपमा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। निरुपमा के कमरे से पुलिस वालों को एक सुसाइड नोट भी मिला जिसमें यह लिखा हुआ था कि मुझ पर कई जिम्मेदारियां हैं, मैं उनका निर्वहन नहीं कर पा रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे बहुत चाहते हैं। ये सब कुछ उस लेटर पर लिखा हुआ था। लेकिन जब पुलिस वालों की उस घर की पूरी छानबीन की गई उस पूरे घर में ना तो कोई रस्सी का फंदा मिला और ना ही लटकती हुई निरुपमा की लाश मिली। निरुपमा के घर पर 29 अप्रैल को सिर्फ उसकी माँ और छोटा भाई थे। तो सवाल यहाँ पर यह उठा कि लाश क्यों और किसने उस फंदे से उतारी अगर निरुपमा ने आत्महत्या की थी तो। मामला यहाँ पर तब और उलझ चुका था जब नीरू के पिता ने बड़ी ही ज्यादा बेफिक्री दिखाई। अलग अलग बयानों और अलग अलग गवाहों के बदलते बीच निरुपमा की डेड बॉडी को फोरेंसिक टीम को सौंप दिया गया था ताकि वो उसका पोस्टमार्टम करके हकीकत पता लगा सके कि आखिरकार इसकी मौत कैसे हुई है। और जब पोस्टमार्टम निरुपमा का किया गया उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो इस मामले में एक चौंका देने वाला खुलासा कर दिया गया। पोस्टमार्टम में यह पता चला कि निरुपमा 8 से 10 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। तो यह भी बात सामने निकल कर आई, निरुपमा की मौत गले की हड्डी टूटने की वजह से बिल्कुल नहीं हुई, जो कि आम तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने पर, आत्महत्या हो या ना हो, अगर कोई फांसी लगाता है तो जो फांसी का फंदा होता है वो उस इंसान के गले की हड्डी को तोड़कर ही रख देता है। निरुपमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया। उस रिपोर्ट ने एक बार फिर पुलिस वालों के सामने निरुपमा की फैमिली को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। आखिरकार निरुपमा के परिवार वाले सच क्यों नहीं बता रहे थे, इनके बयान बार बार क्यों बदले जा रहे थे। पुलिस वालों को यह शक था कि परिवार के ही किसी सदस्य ने पारिवारिक सम्मान के नाम पर निरुपमा का मर्डर कर दिया है। शक के आधार पर पुलिस वालों ने निरुपमा की मां को अरेस्ट कर लिया। पुलिस वालों को यह शक जा रहा था कि तकिए से निरुपमा का मुंह दबाकर उसका मर्डर कर दिया गया है और यह काम निरुपमा की मां अकेली बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। बहुत सी गिरफ्तारियां अभी यहाँ और बाकी थी। पुलिस वालों का यहाँ पर यह मानना था जो निरुपमा की मां थी सुधा पाठक, उसके साथ निरुपमा का भाई भी इस हत्या में शामिल हो सकता है। इस थ्योरी पर पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया। निरुपमा के जानने वालों का भी यही कहना था निरुपमा आत्महत्या कर ही नहीं सकती, ये ऑनर किलिंग का मामला है। और इधर जो प्रभांशु रंजन था निरुपमा का बॉयफ्रेंड, वो निरुपमा के परिवार वालों के ऊपर ही आरोप लगा रहा था। रंजन ने कहा था निरुपमा के घर वालों ने निरुपमा की शादी करने के फैसले पर एतराज कर रहे थे। घर वालों ने धोखे से निरुपमा को मां की झूठी बीमारी की खबर बताकर उसे घर पर बुलाया और उसे मार डाला। निरुपमा को 28 अप्रैल को दिल्ली वापस लौटना था, लेकिन घर वालों ने उसे दिल्ली आने से जबरदस्ती रोका। पुलिस वालों ने निरुपमा की हत्या का मामला दर्ज कर लिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए निरुपमा के परिजनों को उठा लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ की गई। निरुपमा की मां, भाई और पिता समेत सभी से अलग अलग रूम में बिठाकर पूछताछ की गई और उनके जो भी बयान थे, जो भी वो बता रहे थे कि निरुपमा ने ये किया, इस तरीके से उसने अपनी जान ले ली। पुलिस वाले यहाँ पर ये देखना चाहते थे कि इनकी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है या नहीं, इनकी स्टेटमेंट मैच हो रही है या नहीं। एफआईआर में निरुपमा की मां सुधा पाठक को मुख्य आरोपी बना दिया गया। पुलिस वालों की पूछताछ के बाद निरुपमा की मां को यानी कि सुधा पाठक को जेल भेज दिया गया। पिता और भाई से यहाँ पर पूछताछ अभी भी जारी थी। 3 महीने जेल में गुजार लेने के बाद निरुपमा की मां सुधा पाठक को यहाँ जमानत मिल चुकी थी।
प्रभांशु का कहना यह था कि नीरू हमेशा अपने घर वालों को अपनी शादी के लिए मनाती रहती थी, लेकिन नीरू के पिता कभी भी इस शादी से राजी ही नहीं हुए। उनके दोस्तों ने तो यहाँ तक कि इतना प्लान बना लिया था कि अगर निरुपमा के घर वाले नहीं मानेंगे तो इन दोनों की शादी एक आर्य समाज के मंदिर में ले जाकर कर दी जाएगी। निरुपमा की मां सुधा पाठक ने कोर्ट में प्रभांशु के खिलाफ एक याचिका दर्ज करवा दी थी। इस याचिका में ये आरोप लगाए गए थे कि प्रभांशु ने निरुपमा को शादी के लिए उकसाया और उसे शादी के लिए मनाने के बाद उसका यौन शोषण कर लिया और बाद में शादी करने से मना कर दिया, जिससे मजबूर होकर निरुपमा ने आत्महत्या करने का कदम उठा लिया। अदालत के आदेश के बाद इस मुकदमे के बाद पुलिस वालों ने प्रभांशु के ऊपर भी एक मुकदमा दर्ज किया। प्रभांशु के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 306, 506 और 420 के तहत ये मामला दर्ज कर लिया था। नीरू जिससे प्यार करती थी और शादी करना चाहती थी, पुलिस वाले अब उससे पूछताछ के लिए बुलाने वाले थे। निरुपमा का जो प्रेमी था प्रभांशु, उससे पूछताछ करने के लिए कोडरमा पुलिस वालों की एक टीम दिल्ली रवाना हो चुकी थी। प्रभांशु से पूछताछ करने के लिए जो एक झारखंड की टीम दिल्ली गई थी, उन्होंने प्रभांशु का सबसे पहले तो फोन जब्त कर लिया और इस फोन से हुई बातचीत और मैसेजेस को खंगाला गया। खंगालने के बाद पुलिस वाले ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रभांशु से आखिर पहली बार निरुपमा की क्या बात हुई थी और आखिरी बार क्या बात हुई थी और इन दोनों के बीच में आखिरी के दिनों में रिश्ते कैसे थे, इन दोनों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे या सब कुछ नॉर्मल था। पुलिस वाले बस इसी तहकीकात में लगे हुए थे। जांच के दौरान प्रभांशु को बलात्कार, धोखाधड़ी और इन सभी आरोपों में क्लीन चिट दे दी गई, लेकिन आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभी भी प्रभांशु के ऊपर जांच पड़ताल जारी थी। अभी यहाँ जांच पड़ताल चल ही रही थी और इतने में जो ये निरुपमा पाठक का केस था, ये और ज्यादा उलझता जा रहा था। अभी तक ये तय नहीं हो पाया था कि ये जो निरुपमा मर्डर केस था, ये आत्महत्या का था या फिर ऑनर किलिंग केस था या फिर कुछ और। अभी भी कुछ सामने नहीं आ पाया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह लग रहा था कि नीरू का मर्डर कर दिया गया है, जबकि उसके परिवार वाले लगातार बता रहे थे कि उसने आत्महत्या की है। मार्च 2011 में कोलकाता की एक फोरेंसिक टीम ने जो सुसाइड का नोट था निरुपमा का, उसके ऊपर निरुपमा के साइन देखे और जब उन साइन को निरुपमा के पिछले साइन से मैच किया गया, जो कि ऑब्वियसली बैंक अकाउंट में सिग्नेचर होते हैं या उनके किसी और डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर होते हैं, जब उन्हें मैच किया गया तो वो साइन एकदम मैच कर गए। इसके बाद इस मामले को हत्या की बजाय आत्महत्या के लिए उकसाने में तब्दील करते हुए निरुपमा की मां सुधा पाठक, पिता धर्मेंद्र पाठक, भाई सुखेंद्र पाठक और ये जो निरुपमा का प्रेमी था प्रभांशु, इन लोगों को आरोपी बनाया गया। जांच में प्रभांशु के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल पाया। कोर्ट के सामने ऐसा कोई भी सबूत पेश ही नहीं हो पाया जिससे ये साबित हो सके कि नीरू की आत्महत्या प्रभांशु रंजन की चाल थी या फिर उसने ऐसा कुछ किया था। उसे एकदम क्लीन चिट दे दी गई और निरुपमा की मौत के 5 साल बाद यानी कि 2015 में प्रभांशु रंजन को बरी कर दिया गया। अगर नीरू ने यहाँ पर आत्महत्या की थी तो ये सच में बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण वाली बात थी और अगर ये हत्या थी तो ये बहुत सोची समझी साजिश थी। लेकिन आज बरसों बीत जाने के बाद भी ये सवाल वहीं का वहीं खड़ा हुआ है कि निरुपमा की मौत का कारण क्या था। लेकिन आज भी लोगों का यही मानना है कि निरुपमा का मर्डर उसके ही घर वालों ने किया था, क्योंकि ये एक ऑनर किलिंग केस था। ये भी आज माना जाता है, कंफर्म आज भी नहीं हुआ। सुसाइड नोट तो यार जबरदस्ती भी लिखवाया जा सकता है। निरुपमा चोरी छिपे शादी करने के लिए राजी बिल्कुल भी नहीं थी, जबकि उसके दोस्तों और प्रभांशु द्वारा दिल्ली में ही एक आर्य समाज मंदिर में शादी की सारी प्लानिंग कर बैठे हुए थे कि निरुपमा के घर वाले नहीं मानेंगे तो इन दोनों की शादी हम लोग ही करवा देंगे। लेकिन जो यहाँ निरुपमा थी वो ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अपने घर वालों को बहुत चाहती थी। उसकी सोच ये थी अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपनी फैमिली की मर्जी से ही करूंगी। अब निरुपमा की सोच यहाँ पर यह थी उसने शादी अपने बॉयफ्रेंड से ही करनी है और साथ में इसकी इजाजत मेरे घर वाले देंगे और तभी शादी होगी। तो ऐसी कुछ सोच थी। लेकिन उसके पापा जो थे वो हमेशा इसकी शादी से इनकार कर दिया करते थे। वो हमेशा यही कहा करते थे कि तुम दिल्ली में जो भी तुम जॉब कर रही हो तुम उसे रिजाइन करो और वापस घर लौट आओ, हम तुम्हारी शादी उस लड़के से कभी भी नहीं करवाएंगे। शायद वो अपने माँ बाप को मनाने के लिए ही दिल्ली से अपने घर पर पहुंची थी, लेकिन वहां जाकर वो आने वाले कल का ख्वाब सजाते हुए अपने घर पर गई। घर पर जाकर इसने जो भी बातचीत की होगी घर वाले फिर भी नहीं माने और शायद इसी कारण इसके
पूरे परिवार ने मिलकर निरुपमा को मौत के घाट उतार दिया और ये करार कर दिया गया कि निरुपमा ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और साथ ही उसका एक सुसाइड नोट भी तैयार कर दिया गया। लेकिन ये सच क्या है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। और कुछ सवाल ये हैं कि आखिर कब तक समाज और परंपरा की दुहाई देते हुए एक परिवार अपने ही मासूम बच्चों को ऐसे मारता रहेगा, ऐसे ही मौत के हवाले करता रहेगा। खुद को जन्म देने और परवरिश करने वाले माँ बाप पर भरोसा करना उसकी जिंदगी की यानी कि निरुपमा की जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। निरुपमा को सोशल वेबसाइट से बहुत ज्यादा लगाव था। उसने कहीं पर लिखा था कि उसके परिवार से बढ़कर कोई भी नहीं है और खास तौर से उसके पिता। जब उससे ये पूछा गया कि 5 ऐसी कौन सी चीजें हैं कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते, तब निरुपमा का जवाब यही था कि वो 5 चीजें सिर्फ मेरा परिवार है और उनमें 5वीं मैं खुद हूँ। सोशल नेटवर्किंग साइट पर इस ख्याल का इजहार करने वाले निरुपमा के अंजाम को देखकर पूरी दुनिया सख्ताई में आ चुकी थी। इंटरनेट की सोशल नेटवर्किंग साइट पर मौजूद निरुपमा की जो प्रोफाइल है वो उसकी शख्सियत को बयां करता है। निरुपमा ने अपनी प्रोफाइल में अपनी पसंद नापसंद, अपनी आदत, मुश्किलें जैसे तमाम सॉल्यूशंस पर हर एक चीज की जानकारी दी थी। उसने लिखा था कि उसे जीवन साथी के तौर पर जहां एक टॉल, डार्क और हैंडसम नौजवान लड़का चाहिए, वहीं उसकी पहली डेटिंग बंद कमरे में बिना म्यूजिक के और एक वाइन के साथ चाहिए। अपनी खासियत बयान करते हुए निरुपमा अपने सेंस ऑफ ह्यूमर की छाप छोड़ती है। वहीं यह भी साबित होता है कि वो अपनी जिंदगी को लेकर कितनी ज्यादा ईमानदार थी। एक जगह वो लिखती है कि वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी है, लेकिन सच्चाई यहाँ पर यह थी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसे जितनी उसने मेहनत करनी चाहिए थी वो उसने शायद नहीं की थी। आमतौर पर खुशमिजाज रहने वाली निरुपमा बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। अपनी मोहब्बत को घर वालों को बता रही थी लेकिन घर वाले मान नहीं रहे थे। निरुपमा 26 मार्च 2010 को फेसबुक पर अपना हाले दिन बयां भी करती है। हालांकि उसने इसकी वजह नहीं लिखी थी, लेकिन इंग्लिश में अपनी परेशानी के लिए जितने भी अल्फाज का इस्तेमाल किया था उन लोगों ने उन अल्फाज की, उन वर्ड्स की भी दाद दी थी। पढ़ी लिखी और बैंक में जॉब कर रही निरुपमा पाठक, इसके जो पिता थे धर्मेंद्र पाठक, इन्होंने अपनी बेटी को यहाँ तक भी समझाने का प्रयास किया कि अपनी छोटी से जाति लड़के से शादी मत करो। तुम इतनी बड़ी पत्रकार हो, बैंक में जॉब कर रही हो, होनहार हो, तुम इतना कुछ कर रही हो तो तुम किसी और लड़के से शादी कर लेना। लेकिन वो मुमकिन ही नहीं हो पाया। इसके परिवार वाले नहीं माने और माँ के बीमार होने के बहाने उसे घर बुलाया गया और उसे मौत के हवाले कर दिया गया। तो ये थी पूरी कहानी निरुपमा पाठक के बारे में। देवेंद्र मोहन शर्मा दिल्ली के एक जाने माने बिजनेसमैन और अपने परिवार में जिंदा बच जाने वाले एक अकेले ऐसे शख्स भी। उनके परिवार में एक के बाद एक कई मौतें हो चुकी थी और ये कोई सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि इस केस के पीछे थी एक गहरी साजिश और इस साजिश के पीछे था एक अंधविश्वास और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई एक अजीबोगरीब कहानी। और इस खौफनाक साजिश के पीछे का पहला शिकार बनी देवेंद्र मोहन शर्मा की छोटी बेटी प्रियंका। आखिरकार क्या हुआ था इस पूरी स्टोरी में, चलिए जानते हैं। ये बात है 1 जनवरी 2021 की। देवेंद्र शर्मा जब ऑफिस के लिए निकलने लगे तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी प्रियंका को आवाज दी। प्रियंका उन्हीं के साथ ही ऑफिस जाया करती थी, लेकिन उस दिन प्रियंका ने बताया कि आज वो ऑफिस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसके पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। देवेंद्र अपनी बेटी को ये कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम आज रेस्ट कर लो, मैं अकेला ही ऑफिस चला जाता हूँ। इतना कहते ही देवेंद्र अपने ऑफिस के लिए निकल गए और ऐसे ही सारा दिन बीत जाने के बाद जब रात को वो अपने घर पहुंचे तो प्रियंका के पैरों का दर्द बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अगले दिन यानी कि 2 जनवरी को देवेंद्र शर्मा प्रियंका को लेकर मोती नगर के एक हॉस्पिटल में चले गए, जहां उसके कुछ टेस्ट किए गए, रिपोर्ट्स अभी यहाँ पर आनी बाकी थी। रात होते होते प्रियंका के पैर एकदम सुन्न होने लगे थे और 3 जनवरी तक उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए उसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। वो कमजोरी और बदन दर्द की शिकायत करती रही। वो लगातार तड़प रही थी कि कैसे भी करके उसका दर्द कम हो जाए। करीब 15 दिन तक चले इसके इलाज के दौरान वो पहले से भी बदतर हालत में चलती जा रही थी। उसे अपने शरीर और दिमाग पर कोई भी कंट्रोल नहीं रहा।
डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार इसे बीमारी क्या हुई है, ऐसा सब कुछ इसके साथ क्यों हो रहा है। डॉक्टर जेबी सिंड्रोम समझकर इसका इलाज करते रहे और आखिरकार 15 जनवरी 2021 को प्रियंका दर्द से तड़पती हुई मौत की गोद में समा चुकी थी और डॉक्टर उस टाइम पर ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाए कि उसको आखिरकार बीमारी क्या थी, उसकी मौत किस वजह से हुई थी। प्रियंका एकदम खुश मिजाज वाली और बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी और इसी प्रियंका ने दिल्ली की नामी यूनिवर्सिटी जीसस सेंट मैरी कॉलेज से बीकॉम करके लंदन से मास्टर की डिग्री लेकर अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटा रही थी, जिसके सामने उसका बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर दिखाई दे रहा था और जिसकी शादी के लिए देवेंद्र शर्मा एक होनहार काबिल दामाद ढूंढ रहे थे। वो अचानक सबको छोड़कर जा चुकी थी और उसकी मौत की वजह भी डॉक्टर समझ नहीं पाए थे कि आखिरकार ये हुआ कैसे है। हैरानी की बात यहाँ पर यह थी कि इन बीते दिनों में यानी कि प्रियंका की मौत से 2 दिन पहले 13 जनवरी को प्रियंका की बड़ी बहन दिव्या भी अपने ससुराल में अचानक बीमार पड़ गई। उसके पूरे बदन में तेज दर्द होने लगा। देवेंद्र शर्मा को जब पता चला तो वो अपनी बड़ी बेटी को देखने के लिए वो उसके ससुराल पहुंच चुके थे। दिव्या की हालत भी बहुत ज्यादा नाजुक लग रही थी। उसके पति ने ये बताया उसका इलाज चल रहा है। ये सब बातें चल ही रही थी और 24 जनवरी को देवेंद्र शर्मा की पत्नी अनीता शर्मा के शरीर पर भी वैसे ही सिम्टम्स नजर आने लगे थे जैसा कि प्रियंका और दिव्या की बॉडी पर नजर आए थे। देवेंद्र शर्मा को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। उसके ऊपर जैसे पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा हो। इन बीमारियों का कुछ समझ नहीं आ रहा था। 4 मार्च को देवेंद्र शर्मा अपने दामाद वरुण के साथ पहले दिव्या को संगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उसके बाद 6 मार्च को उन्होंने अपनी पत्नी अनीता को भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया था। दिव्या की हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा था और धीरे धीरे वो कोमा में जाती जा रही थी। उसके सर के बाल भी तेजी से झड़ने लगे थे। इधर अनीता के सर के बालों का भी यही हाल हो रहा था। यही नहीं, सिर पर घने बाल रखने वाले देवेंद्र मोहन शर्मा को भी अपने बाल झड़ने का एहसास होना शुरू हो चुका था। साथ ही उनके पैरों में भी अब तेज दर्द होने लगा था। मतलब कि जो सिम्टम्स उनकी पत्नी और उनकी दोनों बेटियों में दिखाई दे रहे थे वही सिम्टम्स अब उनकी बॉडी में भी महसूस हो रहे थे। अपने दर्द को सहते हुए देवेंद्र शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट अपनी बेटी और अपनी पत्नी के लिए भाग दौड़ करते रहे। अनीता की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर को उनकी बीमारी पकड़ में ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है। डॉक्टर्स भी यहाँ पर खुद परेशान हो चुके थे। जब इन्हें आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया तब इनका डॉक्टर ने टॉक्सिक टेस्ट करवाया। ये टेस्ट बॉडी में मौजूद जहर और जहरीले केमिकल्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें अनीता के खून में थेलियम की भारी मात्रा पाई गई और इसके बाद डॉक्टर ने शक की बुनियाद पर सबका टेस्ट किया, यानी कि देवेंद्र शर्मा, उनकी बेटी दिव्या और जो उनके घर में नौकरानी काम करती थी उनका भी टेस्ट करवाया और इन सब के ब्लड में भारी मात्रा में थेलियम पाया गया। थेलियम ये एक ऐसा जहर है जो इंसान खाने के बाद उसे धीरे धीरे करके मौत पहुंचाता है। यानी कि किसी ने अगर इस जहर को खा लिया तो उसकी बॉडी धीरे धीरे काम करना बंद कर देगी। उसकी बॉडी में दर्द होना महसूस होगा और उसके बॉडी पार्ट्स जहां पर भी दर्द हो रहा है वो एकदम सुन्न पड़ जाएंगे। वो उस इंसान के कंट्रोल में वो उसकी खुद की बॉडी के पार्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये सब कुछ थेलियम की वजह से होता है। परिवार के सभी लोगों के खून में थेलियम नामक जहर मिलने पर यह तो साफ हो चुका था कि किसी ने परिवार को खत्म करने के लिए उन्हें थेलियम दिया है। लेकिन ऐसा कौन कर सकता था? कौन था जो इस पूरे परिवार को खत्म करना चाहता था? देवेंद्र शर्मा ने जब पिछले कुछ महीनों में घटी घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया तब उन्हें याद आया कि 31 जनवरी को उनका दामाद वरुण हमारे घर आया था और वो अपने साथ फिश करी बनाकर लेकर आया था। उस दिन उसकी पत्नी दिव्या यानी कि देवेंद्र शर्मा की बड़ी बेटी और उसके दोनों बच्चे भी देवेंद्र शर्मा के घर पर ही थे। 31 जनवरी को वरुण ने दिव्या को फोन करके कहा था कि वो स्पेशल फिश करी बना रहा है और पैक करके सबके लिए लेकर आ रहा है। देवेंद्र शर्मा का कहना यह था कि वरुण दोपहर में आया और अपने साथ लाई हुई फिश करी हम सबको खिला दी। मैंने, मेरी पत्नी ने और दिव्या ने वो फिश करी खाई थी, मगर वरुण ने अपने जबड़े में दर्द का बहाना बनाकर खुद ने वो फिश नहीं खाई और अपने दोनों बच्चों को भी उसने फिश नहीं खाने दी। प्रियंका उस समय बाहर गई हुई थी। वरुण ने खास उसके लिए वो फिश करी बचा कर रखी
रखी थी ताकि प्रियंका घर में आएगी और फिश करी जरूर खाएगी। और उसी शाम 5 बजे प्रियंका जब घर पहुंची तो वरुण ने जिद करके उसे भी वो फिश करी खिला दी थी। घर में काम करने वाली नौकरानी ने भी वो फिश करी खाई थी और उसके बाद ही घर में सब लोग बीमार होते चले गए। देवेंद्र शर्मा का ये कहना था कि उसे वरुण पर शक इस वजह से हुआ क्योंकि वरुण ने मेरी बीवी और मेरी बेटी के साथ अक्सर खटपट करता रहता था। वो मेरी पत्नी को पसंद नहीं किया करता था, मगर उस रोज जब वो घर पर आया तो बहुत ही खुश मिजाज वाले मूड में था। और जब ये बात मुझे याद आई तो मेरे दिमाग में ये खटका कि हो सकता है कि उसने फिश करी में जहर मिलाकर हम सबको मारने की कोशिश की हो। देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि उस दिन हम बहुत खुश थे कि चलो आए दिन मेरी बेटी से लड़ने झगड़ने वाला दामाद आज इतने प्यार से खुद सबके लिए कोई डिश बनाकर लेकर आ रहा है तो हमें खा लेनी चाहिए। पर हमें इस बात का क्या पता था कि हमें खिलाने के बहाने ये हमारे मौत का सामान लेकर आया है। इसके बाद देवेंद्र शर्मा ने अपना शक डॉक्टर से जाहिर किया। इसके बीच अनीता शर्मा की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही थी और 21 मार्च को इनकी भी डेथ हो चुकी थी। इनकी मौत के बाद हॉस्पिटल स्टाफ ने ये पुलिस केस बताकर इंद्रपुरी थाना इंचार्ज में इस मामले की खबर कर दी थी। खबर पाकर इंद्रपुरी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर पंकज पराशर हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टर से बातचीत की और अनीता का पोस्टमार्टम करवाया गया। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार वरुण ने ये मौत का खौफनाक खेल क्यों खेला था? आखिरकार उसे अपने ससुराल वालों से ऐसी क्या दुश्मनी आ पड़ी थी कि उसने पूरे परिवार को ही खत्म करने का फैसला बना लिया? ये जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ साल पीछे। दरअसल वरुण और दिव्या की शादी 2009 में हुई थी। दोनों ही परिवार में पैसे की कोई भी कमी नहीं थी। दिल्ली के पोर्श इलाके में दोनों परिवारों के शानदार घर बने हुए थे। देवेंद्र शर्मा होम्योपैथी मेडिसिन के बड़े निर्माता है। इंद्रपुरी AC3 में इनकी 4 मंजिला शानदार बंगला है और ग्रेटर कैलाश के सबसे पोर्श इलाके में इम्बलाग 64 नंबर की 500 गज में बनी 4 मंजिला सबसे खूबसूरत इमारत वरुण अरोड़ा की है। अपने माता पिता का इकलौता मगर गोद लिया हुआ वरुण उसी बंगले में अपनी पत्नी दिव्या और 4.5 साल के 2 मासूम जुड़वा बच्चों के साथ रह रहा था। वरुण के पिता रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहे थे। वरुण भी अपने पिता के साथ ही कामकाज में हाथ बटाया करता था। पैसों की कमी तो यहाँ भी बिल्कुल नहीं थी, लेकिन वरुण और दिव्या शादी के कई साल बाद भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे थे। आखिरकार उन्होंने IVF का सहारा लिया और शादी के 8 साल बाद दोनों को एक साथ 2 खुशियां मिली, यानी कि दिव्या ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। एक बेटा और एक बेटी थी। वरुण और दिव्या अपने दोनों बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। फिर ऐसा क्या हुआ था कि वरुण ने अपने हाथों से अपनी खुशियां उजाड़ दी थी और साथ में जिनकी जिंदगी अभी संवरनी थी उन्हें भी उजाड़ मारा था। दरअसल 28 फरवरी 2020 को वरुण के पिता की हार्ट अटैक के चलते डेथ हो चुकी थी और उसके कुछ दिनों बाद दिव्या नेचुरल तरीके से एक बार फिर प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फिर यहीं से शुरुआत हुई अंधविश्वास और पुनर्जन्म की एक अजीबोगरीब कहानी। हुआ ये कि जब दिव्या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी तो डॉक्टर ने उसे बच्चे को ज़ाय करने की सलाह दी थी क्योंकि इस प्रेगनेंसी के चलते दिव्या की जान को खतरा हो सकता था। दिव्या के पेरेंट्स इस बात पर राजी हो चुके थे। वो अपनी बेटी की जिंदगी खतरे में बिल्कुल भी नहीं डालना चाहते थे और फिर पहले से ही दिव्या के 2 बच्चे तो थे ही। खैर डॉक्टर की सलाह पर दिव्या ने अबॉर्शन करवा लिया और ये बात जब वरुण को पता चली तो उसने अपनी सास यानी कि अनीता शर्मा से काफी ज्यादा बहस की। उसे लगा कि दिव्या ने अपनी माँ के कहने पर ऐसा किया है। दरअसल वो इस बच्चे को चाहता था कि वो दुनिया में आ सके। वरुण का यहाँ पर इससे रिलेटेड कहना यह था कि वरुण के पिता उसके सपने में आए थे और सपने में आकर उन्होंने ये कहा था कि वो वापिस आ रहे हैं मेरी संतान के रूप में। वरुण का कहना यह था कि दिव्या ने मेरे बच्चे को नहीं बल्कि मेरे पिता को मार डाला है और वो भी अपनी माँ के कहने पर। यहाँ पर वरुण का ये भी कहना था कि दिव्या की माँ दिव्या और मेरे बीच में लड़ाइयाँ करवाया करती थी और दिव्या बस अपने माँ के कहने पर ही चला करती थी और उसे कभी भी मेरी भावनाओं या फिर मेरे फैसलों की परवाह नहीं की। इस फैसले के बाद वरुण और दिव्या के रिश्ते में दरार आ चुकी थी। वो दिव्या के साथ अब गाली गलौच भी करने लगा था और धीरे धीरे उसके दिल में दिव्या और उसके परिवार वालों के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसने उन्हें खत्म करने का ही फैसला ले लिया। खैर देवेंद्र शर्मा की शिकायत में पुलिस वालों ने वरुण के घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उसका मोबाइल नंबर और लैपटॉप को भी हिरासत में ले लिया। पुलिस
केस बनता देख वरुण ने 30 मार्च की रात को खुद भी थैलियम की कुछ मात्रा खा ली थी। उसे ये लगा था कि जब तक पुलिस वाले उसके पास पहुंचेंगे उसके शरीर में भी सिम्टम्स नजर आने लग जाएंगे, जिसे देखकर पुलिस वाले उसे बेकसूर समझेंगे। लेकिन उसकी ये चालाकी पुलिस वालों के सामने बिल्कुल भी काम नहीं आई। उसके लैपटॉप और फोन ने उसकी सारी पोल खोल कर रख दी थी। लैपटॉप की ब्राउजर हिस्ट्री में पुलिस वालों को थैलियम से संबंधित कई वेब पेज खुले हुए मिले और वहां से कई जानकारी प्राप्त हुई और साथ ही उसके घर से थैलियम की शीशी भी बरामद हुई थी। पूछताछ में वरुण ने यह बताया कि पहले उसने मरकरी देकर सबको मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उससे तुरंत मौत हो जाती है, इसीलिए उसने उन्हें नहीं मारा, क्योंकि अगर वो ऐसा कर देता तो पुलिस वालों को इस पर तुरंत ही शक हो जाता। इसीलिए उसने फिर ऐसे जहर के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की कि जिसका असर धीरे धीरे होता रहे और फिर उसे थैलियम के बारे में पता चला। पुलिस वालों को वरुण के घर से सद्दाम हुसैन से संबंधित एक किताब भी मिली। पुलिस वालों का कहना यह है कि आरोपी ने सद्दाम हुसैन से प्रेरित होकर थैलियम जहर से पत्नी और ससुराल वालों को मारने की साजिश रची थी। थैलियम का इस्तेमाल तानाशाह सद्दाम हुसैन अपने राजनीति विरोधियों को खत्म करने के लिए किया था। पुलिस की पूछताछ में वरुण ने यह खुलासा किया कि जब उसकी साली प्रियंका की मौत फरवरी में हो चुकी थी और बिना किसी शक के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया, तब उसे लगा कि वो बच गया है, अब वो किसी के हत्थे नहीं आएगा और पुलिस वालों को भी कभी पता नहीं चलेगा, पुलिस वाले मुझ तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मार्च में जब उसकी सास की मौत हुई और डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को फोन कर दिया, तब सारा मामला खुल चुका था। वरुण के पास सब कुछ था, डिग्री, पैसा, शान और शौकत, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी उसकी मानसिकता कितनी निर्लज तरह की थी। आप लोग इसी बात से पता लगा सकते हैं कि वो पुनर्जन्म और सपनों के सच होने जैसी ऐसी घटिया सोच पर डिपेंडेंट रहता था और उन्हें सच मानता था। और ऐसे ही जब पुलिस वालों ने दबाव बनाया था तो वो अपना जुर्म कबूल कर चुका था और उसे कोर्ट के तहत तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उस पर आईपीसी धारा के 302, 307 और 328, 498 और 34 के तहत मामला दर्ज करवाया गया। शर्मा परिवार में देवेंद्र मोहन शर्मा अब अकेले ही बचे थे। उनकी बड़ी बेटी दिव्या भी 40 दिन कोमा रहने के बाद जिंदगी की जंग हार चुकी थी। उधर वरुण के परिवार में उसकी बूढ़ी माँ वरुण के दोनों बच्चों को संभालती हुई घर में ही बिल्कुल बंद होकर रह चुकी है। उन्हें भी इस हादसे से बहुत गहरा सदमा पहुंचा है। इस तरह से अंधविश्वास, गुस्सा और नफरत की आग में दो परिवार एकदम झुलस कर रह चुके हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि कैसे एक गलतफहमी के चलते नफरत पैदा हुई और नफरत के चलते दो परिवारों की जिंदगी ही खराब हो चुकी है। अब आप लोगों को तो इस बात का पता ही होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर लव मैरिज कर लेते हैं। फिर जब उनके ऊपर से इश्क का बुखार उतरने लगता है तब पता ही नहीं चलता कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है। आज की ये जो स्टोरी है एक ऐसी ही साजिश की कहानी है जिसमें ये जो क्राइम हुआ था वो तो खौफनाक है ही, लेकिन इस क्राइम को करने की जो वजह थी वो इससे कई ज्यादा खौफनाक निकलकर सामने आई। ये कहानी महाराष्ट्र में एक जगह है गढ़चिरौली। इसी गढ़चिरौली में एक परिवार रहा करता था, बिल्कुल हंसता खेलता परिवार। परिवार के मुखिया थे शंकर कुम्हारी। शंकर कुम्हारे, उनका बेटा, उनकी बहू, उनकी पत्नी, ये सभी रहा करते थे। जिंदगी एकदम बहुत बढ़िया चल रही थी। इनका काम धाम भी अच्छा चल रहा था, कोई पैसों की टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ खुशहाल चल रहा था। लेकिन फिर अचानक ये हुआ सितंबर के दूसरे हफ्ते में। जी हाँ, मैं इसी साल के सितंबर की बात कर रहा हूँ। उसी के दूसरे हफ्ते में इस घर का एक मेंबर बीमार पड़ने लगता है, जो थे खुद शंकर। बिल्कुल एकदम हट्टे कट्टे थे, ठीक ठाक थे, पास्ट में भी इनको कोई बीमारी नहीं थी। इनके पूरे बदन में दर्द होने लगा, सर दर्द होने लगा, गला सूखने लगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये बहुत ही आम बात है क्योंकि सर्दियां शुरू हो रही हैं, बदलता मौसम है, अक्सर यहाँ पर तबीयत खराब हो ही जाती है। आप मुझे ही देख लीजिए, मेरी आवाज में बहुत ज्यादा अंतर आ चुका है। मैं अपना गला ही ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वो ही नहीं हो पा रहा। तो ऐसे ही बदलते मौसम में कुछ लोग होते हैं जिनकी तबीयत बिगड़ती रहती है। लेकिन उसी के बाद अगले दिन उनकी वाइफ, उन्हें भी अचानक से यही प्रॉब्लम होने लगी, यही बीमारी इन्हें शुरू हो चुकी थी। विद्या कुम्हारे, ये शंकर कुम्हारे की वाइफ का नाम है। तो ये दोनों पति पत्नी एकदम ठीक ठाक थे, पहले कुछ भी कोई बीमारी नहीं थी। इन्हें भी अब सर में दर्द, पूरी बॉडी इनकी पेन हो रही थी, गला सूख रहा था, होठ सूख चुके थे।
लेकिन जब ये दर्द इनके बर्दाश्त से बाहर निकल चुका था तो घर वालों को लगा कि इन्हें अब हॉस्पिटल ले जाना ही पड़ेगा। वहीं के इलाके के हॉस्पिटल में इन दोनों को ले जाया गया। वहां पर डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया, उन्हें वैसे ही थोड़ी बहुत दवा दे दी कि मौसम बदल रहा है, शायद इनकी ऐसे ही तबीयत खराब हो रही है। जब ये लोग दवाई लेकर घर आ गए तब इनका पेन कम होने की बजाय और बढ़ने लगा। तो उसी डॉक्टर के पास वापस ले जाया गया। उन्होंने कहा कि भाई मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, आप इन्हें इससे बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ। तो इन्हें उससे बड़े हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन वहां जाने के बाद भी इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद इन दोनों को नागपुर तक रेफर कर दिया गया था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार इन दोनों की बीमारी क्या है। इन्हें नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। वहां पर शिफ्ट करने के बाद भी इनकी हालत में कोई आराम नहीं था, कोई सुधार नहीं आ रहा था। और ऐसा ही चलते चलते तारीख आई 20 सितंबर। 20 सितंबर को अचानक शंकर कुम्हारे की डेथ हो चुकी थी। अब इनकी मौत का रहस्य क्या था? आप सच में आज की स्टोरी को पूरा एंड तक जरूर सुनेगा, क्योंकि आपको जो इनकी मौत का राज पता चलने वाला है वो सच में बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। डॉक्टर्स ने शंकर के मरने के बाद भी बहुत कोशिश की कि पता लगाया जा सके आखिरकार इनकी मौत का कारण क्या है, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पा रहा था। और जो इधर से इनका परिवार था, इनके ऊपर एक पहाड़ सा टूट पड़ा था, क्योंकि जो घर का मेन सदस्य था, जिसे हम एक बिल्डिंग का मेन पिलर बोलते हैं, अगर ये नहीं रहेगा तो वो बिल्डिंग तहस नहस हो जाएगी। तो कुछ ऐसा ही इस परिवार के साथ था। मेन सदस्य इस परिवार को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका था। लेकिन अभी तो ये इस परिवार की डेथ की शुरुआत थी। अभी तो इस परिवार में और बहुत सी मौतें होनी थी। तभी मैं कह रहा हूँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अभी शंकर कुम्हारे की मौत के सदमे से परिवार उभरा भी नहीं था कि अचानक 26 सितंबर को 20 तारीख को शंकर कुम्हारे की मौत हुई थी। और उसके बाद इनकी पत्नी, जिनका नाम विजया कुम्हारे, इनकी 26 सितंबर को मौत हो गई थी। जी हाँ, पहले पति की मौत 20 सितंबर को और उसके बाद छठे ही दिन उनकी पत्नी विजया कुम्हारे की मौत हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने फिर पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार अब विजया कुम्हारे की ये जो डेथ हुई है ये किस कारण हुई है। डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उन्हें कुछ भी नहीं पता। वो पता ही नहीं लगा पाए कि ये यहाँ पर 2 मौतें हो चुकी हैं, ये हुई कैसे हैं। और परिवार इतने बड़े दर्द से जूझ रहा था। सच में ये तो वही लोग जानते थे जिनके ऊपर ऐसी आपदा आन पड़ी हो। अब ऐसे ही धीरे धीरे रिश्तेदार भी घर पर आने शुरू हो चुके थे। लेकिन जैसे ही यहाँ पर धीरे धीरे अड़ोस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार इनके घर पर आने शुरू हुए थे, तभी जो शंकर कुम्हारे का बेटा था, अब उसे वही सेम तकलीफ शुरू हो चुकी थी। उसके हाथ पैर में भी दर्द, उसके सर में दर्द। और जो उनकी बेटी थी, उनका नाम था कोमल। जी हाँ, शंकर कुम्हारे की एक बेटी भी थी, उनका नाम था कोमल। अब इनको भी वही पेन, वही दर्द, वही बुरी हालत, इनसे उठा नहीं जा रहा, वही सेम बीमारी इसके अंदर भी अब आ चुकी थी। उसे भी ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उसे भी हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स की फिर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। अब वो हॉस्पिटल में इसी दौरान पता चला कि ये जो शंकर कुम्हारे की साली थी, उसे भी यही सेम बीमारी हो गई। हाथ पैर में अचानक दर्द सा होने लगा, तबीयत एक ही खराब हो चुकी थी। अब यहाँ पर एक ही घर के अंदर 14 पेशेंट बन चुके थे। जी हाँ, 14 लोग एक ही बीमारी से ग्रस्त थे और डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इधर माँ बाप की डेथ हो चुकी थी, तो उनकी बेटी और मौसी, जो उनकी बेटी की मौसी थी, वो भी अब बीमार हो चुके थे। अब पता नहीं अचानक से इस घर में क्या हो रहा था। लेकिन यहीं पर यह मामला नहीं रुका। अब जो इनकी मौसी थी, जिनके बच्चे थे, उनकी भी तबीयत वैसे ही बिगड़ने लगी। अब यहाँ पर 2 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 लोग हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब पिछला इतिहास जो था वो ये बता रहा है कि जो ये लोग हॉस्पिटल में रहे थे, वो 3 दिन हॉस्पिटल में रहे, लेकिन उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं आया। लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी रहस्यमय बीमारी थी जो डॉक्टर्स भी पता नहीं लगा पा रहे थे। अब हॉस्पिटल से एक खबर और सामने निकल कर आई। जो शंकर की बेटी थी, उनकी भी हॉस्पिटल में मौत हो चुकी थी। उनकी साली, उनकी भी हॉस्पिटल में मौत हो गई। और जो उनका एक बच्चा था, उनकी भी हॉस्पिटल में ही मौत हो गई। जी हाँ, 2 मौतें पहले हो चुकी थी। 3 लोग ये जो 3 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट थे, इनकी भी मौत हो गई। 20 सितंबर से शुरू हुए ये मौत का सिलसिला 10 अक्टूबर तक चला। जी हाँ, यही 10 अक्टूबर, जो अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है। अब 20 दिन के अंदर अंदर एक ही परिवार के 5 लोग
मर चुके थे। पूरा परिवार तहस नहस हो चुका था। डॉक्टर्स भी कुछ भी पता नहीं लगा पा रहे थे। अब यहाँ पर पूरे मोहल्ले में हर जगह पर एक ही चीज फैल चुकी थी कि ये कोई जादू टोने का मामला है। किसी ने कोई झाड़ फूक की है, इनके ऊपर कोई टोना किया है, किसी ने कोई दुश्मनी के कारण ये सब किया है। क्योंकि मुंबई जैसे शहर में ऐसी चीजें बिल्कुल ही आम बात है। ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। अब 5 मौतें इस घर में हो चुकी थी। सेम सिम्टम्स, सेम बीमारी, वही गला सूखना, होठों का एकदम पत्थर जैसा बन जाना, हाथ पैर में एकदम इतना दर्द उठना कि उसे सहन ही ना कर पाना। और सबसे बड़ी मेन बात यहाँ पर यह थी, इन जो 5 लोगों की डेथ हुई थी, ये लोग पहले किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। जी हाँ, पता नहीं अचानक से क्या हुआ और यहाँ पर ये लोग इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। और अब यहाँ पर एक और बड़ी चीज सामने निकल कर आई। जो शंकर कुम्हारे का बेटा था, जो दिल्ली में जॉब कर रहा था, जब उसे उसके पिता के मौत की खबर के बारे में पता चला 20 सितंबर को, वो अपने घर जा पहुंचा। उसके बाद वो वहीं रहा। उसके माँ की फिर मौत हो गई। उसके बाद ऐसे ऐसे करके इन लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। जैसे जैसे लोग मरते गए उनका अंतिम संस्कार किया गया। जो भी करना होता है वो सब कुछ किया। उसके बाद वो दिल्ली वापस लौट आया। लेकिन जब वो दिल्ली लौट कर आया, फिर अचानक उसे भी वही सेम बीमारी शुरू हो गई। हाथ पैर में दर्द, सर में दर्द। अब उसे भी समझ नहीं आया कि उसके माँ बाप को आखिरकार हुआ क्या है। अब वो भी एक हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। उसने अपने और जानकारों को बताया, अपने दोस्तों को बताया। इसके बाद घबराहट में उसने दिल्ली के एक हॉस्पिटल में खुद को एडमिट करवा लिया। गांव तक की खबर पहुंच चुकी थी। ये हड़कंप अब मच चुका था। जो लोग इस बीमारी की चपेट में आए वो सभी लोग मारे गए। अब घर में सिर्फ ये इकलौता लड़का रहता था। ये भी बीमारी से ग्रस्त हो चुका है। अब इसकी मरने की बारी है। इसी दौरान जब ये सारा कुछ चल रहा था, एक इनके दूर के रिश्तेदार थे, वो इनके घर आए थे। मातमपुरसी के बाद वो वापस अपने घर चले गए। जाने के बाद उनकी भी तबीयत खराब हो गई। वैसे ही सिम्टम्स उनकी भी बॉडी में दिखाई देने लगे। वही हाथ पैर फूलने लगे, गला सूखने लगा, सर में दर्द, ये सारी चीजें उनके साथ भी हो रही थी। उन्हें घबराहट भी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसीलिए वो भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। एक ड्राइवर था, जो रिश्तेदार आए थे वो इसी ड्राइवर के साथ आए थे। वो भी इनके घर में रहा था। और ये मातमपुरसी जब ये सारा कुछ ये हो चुका था, उसके बाद वो ड्राइवर भी अपने घर गया। उसे भी वही सेम सिम्टम्स शुरू हो चुके थे। वही हाथों में दर्द, ये सब कुछ चल रहा था। 5 मौतें पहले हो चुकी हैं। 3 लोग जो पहले उस घर में रहे, अब उन तीनों को भी ये सिम्टम्स आने लगे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। अब सभी लोग यही सोच रहे थे, जो 3 लोग जो हॉस्पिटल में अब एडमिट है, इनके साथ क्या होगा। इसी दौरान उस घर की बहू थी, उसकी मामी का जो हस्बैंड था, वो भी इस मातम में शामिल हुआ था। उनके घर आया था, 1-2 दिन उनके घर पर रहा, फिर वो अपने घर चला गया। घर जाने के बाद उसे भी वही सिम्टम्स दिखने लगे। वो भी हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। अब यहाँ पर 5 मौतें हो चुकी थी, 3 लोग एडमिट थे और एक ही अब सामने निकल कर आया था। तो टोटल 9 केस यहाँ पर आ चुके थे। ये झाड़ फूक की बात बहुत ज्यादा उस इलाके में फैल चुकी थी। और ऐसे ही करते करते ये पुलिस स्टेशन तक बात पहुंची। पुलिस स्टेशन वालों ने कहा, उन्होंने भी ये चीज नॉर्मल ली के इस इलाके में ये सब कुछ चलता ही रहता है। फिर भी एक बारी हम हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल जाके जो लोग मर चुके हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट चेक करते हैं। अभी पुलिस वालों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाई। पुलिस वाले रिपोर्ट को देखकर ही चकरा चुके थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये दिखाया गया कि इन 5 की मौत दिल का दौरा पड़ने की वजह से हुई है। अब सवाल यहाँ पर यह था, 5 की उम्र अलग अलग थी। कोई 25 साल का था, कोई 50 साल का था, कोई 40 साल का था, कोई किसी की उम्र 35 साल की थी। इन सभी को दिल की बीमारी, दिल का दौरा, कमाल की बात है। और सबसे बड़ी बात, पहले ये किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं थे। अलग अलग सदस्य है एक ही परिवार के, 5 लोग एक ही घर में, एक ही तरीके से मौत कैसे हो सकती है। पुलिस वाले आपस में ये डिस्कस कर रहे थे। अब पुलिस वाले इन रिपोर्ट्स को देखकर चौकन्ना हो चुके थे। पुलिस वालों ने उन डॉक्टर्स को कॉल किया। डॉक्टर्स को कॉल करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सब क्या है। डॉक्टर और कोई मौत की वजह यहाँ पर बता ही नहीं रहे थे और इस पर कुछ शक भी नहीं किया जा सकता था। दिल का दौरा पड़ने से किसी की मौत हुई है, रिपोर्ट में ये आ गया तो चलो ठीक है, ओके। पुलिस वालों ने अपना काम करना बंद कर दिया। पुलिस वाले बेशक ही इस केस को बंद कर चुके थे, लेकिन पुलिस वालों को यह भी लगा कि सच में इस केस में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक ही तरीके से 5 लोगों की मौत कैसे हो सकती है। जो बाकी 4 लोग बीमार हैं, उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, उनके पैसा फूक रहा है, लेकिन यहाँ पर वो ठीक भी नहीं हो रहे। तो उन सभी डॉक्टर्स में से एक डॉक्टर सामने निकल कर आया। उसने ये कहा कि जो इनके लिप्स थे, इनके लिप्स धीरे धीरे
काले पड़ते जा रहे थे और कोई सिम्टम इनमें कुछ खास नजर नहीं आया जिस पर हम इसको नोट कर सकें। पुलिस वाले ने कहा नहीं, इसके अलावा भी कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी को दिल का दौरा पड़ा हो और सभी लोग मर गए। अब पुलिस वालों ने उस पूरे परिवार की कुंडली खंगालना शुरू की। पुलिस वाले तुरंत उस घर में पहुंचे और उस घर में जाने के बाद एक बेटा तो वहाँ पर एडमिट था, 5 लोग यहाँ पर मर चुके थे, घर में सिर्फ एक बहू थी। जब पुलिस वाले वहाँ पर पहुंचे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है जब एक परिवार में 5 लोगों की मौत हो जाए और 3-4 लोग वहाँ पर एडमिट हो तो उस घर की हालत क्या होगी। पुलिस वालों ने जब उस घर की बहू से बात की तो उन्होंने ये देखा कि ये जो घर की बहू है इसका रवैया बहुत अजीब है। मतलब कि सास ससुर की मौत हो चुकी है, पति भी मर चुका है, ये तो एकदम ठीक ठाक लग रही है, इससे तो कोई सिम्टम्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। पुलिस वालों का यहाँ डाउट और बढ़ता गया। अब यहाँ पर यह था कि इस घर में जादू टोना या भूत प्रेत जो भी इस घर में है या फिर ये कोई और चीज है। जो इस घर में रहने वाले थे वो भी बीमार पड़े, जो दूर से इनके मातम पर आए थे वो भी बीमार पड़े। लेकिन यहाँ पर जो इस घर में इसी घर की बहू रहने वाली ये इकलौती ऐसी इंसान है जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। तो पुलिस वाले यही सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर इस घर में किसी ने जादू टोना किया हो, झाड़ फूक किया हो, भूत प्रेत कसाया हो, जो कुछ भी हो, तो सिर्फ ये इंसान कैसी बची। अब पुलिस वाले इतनी सख्ताई से इसके साथ कुछ पूछ नहीं सकते थे क्योंकि मातम पहले इस घर में छाया हुआ था। तो पुलिस वालों ने अलग अलग टीमें बनाई और इस बहू के बारे में इसकी जन्म कुंडली खंगालना शुरू किया कि आखिरकार ये है कौन। जब तहकीकात शुरू की गई तो बहुत अजीब अजीब सी चीजें सामने आई। पहली, इस लड़की का नाम, इस बहू का नाम संगमित्रा था। संगमित्रा एक कृषि विद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कॉलेज में जो भी था ये पढ़ाई कर रही थी और इस कॉलेज की आप यकीन नहीं करोगे ये एकदम टॉपर थी। कृषि विश्वविद्यालय जो एग्रीकल्चर का ये जो भी कॉलेज था, इसमें कीटनाशक दवाइयाँ, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ डलती हैं, कौन कौन से जहरीले पदार्थ होते हैं जो जानवरों को मारने के, छोटे छोटे कीड़ों को मारने के काम आते हैं, पेड़ पौधों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है, इस तरह के अलग जहर, इस तरह की कीटनाशक की दवाइयाँ, ये सारी चीजें इसको बहुत अच्छे में नॉलेज थी। तो जब पुलिस वालों को पता चला कि ये जो बहू है ये एग्रीकल्चर कृषि वाली कॉलेज से पास आउट है और एकदम ये टॉपर है, तो पहली चीज जो दिमाग में आई कि इसे तमाम पॉइजन्स के बारे में जानकारी जरूर होगी। और ये जो इनके जो लोग मरे थे, इनके मल्टीपल ऑर्गन्स जो थे ये फेलियर हो गए थे। आप लोगों को मैं बता दूं तमाम ऐसे बहुत सारे जहर हैं जो इंसानों को भी मार सकते हैं, उनके ऑर्गन्स को फेल कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ यहाँ पर हुआ था। लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें पॉइजन जैसी कोई भी चीज नहीं आई थी। इसके बाद पुलिस वालों ने ये पता किया जो संगमित्रा है ये इस घर में कैसे, इस घर की बहू कैसे बनी। तो ये पता चला कॉलेज टॉप करने के बाद उसे एक लड़के से प्यार हो गया और वो लड़का इसी शंकर का बेटा था। लेकिन दोनों की कास्ट अलग अलग थी तो इसी कारण शंकर के घर वालों को तो कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जो संगमित्रा के घर वाले थे उन्हें बहुत आपत्ति थी इस शादी को लेकर। इसके घर वालों ने इस शादी से ऑब्जेक्शन उठा दिया था कि हम इस लड़के के साथ तेरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर संगमित्रा ने अपने घर वालों की मर्जी के बगैर शंकर के बेटे से शादी कर ली और वो अपने ससुराल आ गई। माँ बाप को अपनी बेटी की ये शादी इतनी बुरी लगी कि संगमित्रा के माँ बाप ने नाराजगी में इनकी खुद की बेटी ने ऐसा कदम उठाया तो पूरे मोहल्ले में, पूरी दुनिया में उनका शर्म से सर झुक चुका था। तो इसी शर्म के मारे इन लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, दोनों ने अपनी जान दे दी थी। जब संगमित्रा के माँ बाप मर चुके थे तब इसे थोड़ा सा एहसास हुआ कि इसने तो बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया। इसने कभी नहीं सोचा था कि इसके माँ बाप के दिल को इतनी गहरी चोट लगेगी, इनकी इज्जत पर इतनी बात बनाएगी कि ये लोग अपनी जान दे देंगे। उसे लगा कि हाँ उसने बहुत गलत कदम उठाया है। लेकिन अब यहाँ पर ये सब कुछ तो हो चुका था, ये लव मैरिज करके अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर इस परिवार में आ चुकी थी और इस परिवार में आने के बाद इसके पति और इसके परिवार वालों के ताने इसे डेली सुनने को मिल रहे थे। जी हाँ, ऐसा ही 1 बार 2 बार 10 बार पता नहीं कितनी बार इसके साथ हुआ। तो इसे ये लगा एक तो मैं अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर मैंने इस लड़के से प्यार किया, इससे शादी की और उनकी बात नहीं मानी, इस वजह से मेरे माँ बाप भी मर चुके हैं और अब यहाँ पर भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा। तो इस परिवार के प्रति संगमित्रा के मन में अब गुस्सा सा भर चुका था। इस दौरान यहाँ पर एक इसकी मामी भी है, मामी भी उसे मिलती है और मामी का इशू ये था जिस जगह पर ये शादी की थी संगमित्रा की, वहाँ पर कुछ जमीन का झगड़ा चल रहा था संगमित्रा के ससुराल वालों के साथ ही। मामी जो कि गरीब थी, संगमित्रा की जो ये मामी थी, ये मामी अब संगमित्रा के धीरे धीरे करीब आ चुकी थी। मामी ने संगमित्रा का फायदा उठाया, जो इसकी जमीन
का मसला चल रहा था, तो संघमित्रा ने अपनी मामी को यह बताया कि मैंने अपने माता पिता के इजाजत के बगैर इस परिवार में शादी कर ली और इस परिवार में भी मुझे सुकून नहीं मिल रहा, रोज मुझे ताने सुनने को मिलते हैं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं इन सब से आजाद होना चाहती हूँ और मेरी आजादी के बदले में अगर मुझसे हो सकेगा तो मैं इन सबको मार डालूंगी। मामी का भी यहाँ पर भला ही हो रहा था, अगर ये सभी लोग मर जाएंगे तो इनकी जो जमीन है वो मामी के नाम पर हो जाएगी, इन दोनों का ये जो काम था एकदम हल हो जाएगा। संघमित्रा यहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, सब पॉइजन के बारे में इसे पता था, तो उसने वहाँ पर एक पॉइजन को चुना। वो एक ऐसा पॉइजन था जिसमें कोई भी स्मेल नहीं आया करती थी। अगर उस पॉइजन को किसी भी हम खाने वाली चीज में मिला दें तो वो अपना रंग नहीं छोड़ता, वो कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो सब्जी में या किसी भी चीज में आप लगा लो, वो पता ही नहीं चलेगा कि उसमें कुछ डला भी हुआ है कि नहीं। पॉइजन को चुन लेने के बाद ये हर एक दिन पॉइजन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी में, चाय में, खाने में, हर चीज में वो मिलाकर घर में सबको देती रहती थी। इत्तेफाक से जो शंकर की साली थी वो भी उसी घर में आई हुई थी सितंबर में, तो उसे भी ये चीज देनी शुरू कर दी। जो उनका बेटा, उनकी बेटी आई, उन्हें भी ये चीज देनी शुरू कर दी। माँ बाप को भी दिया, पति बेचारा बाहर रहता था, भाई साथ ही रहता था, उसे भी दिया, ये सब उन्हें देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस जहर का असर इन लोगों पर अब शुरू हो चुका था। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में उसने अपना असर दिखाया, उसके सिम्टम्स वही थे जो शुरू में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद एक एक करके 20 दिनों के अंदर संघमित्रा और उसकी मामी ने मिलकर 5 लोगों का कत्ल कर दिया, जो कि अब ये चीज पता चल चुकी थी, ये पॉइजन था, ये ऐसे दिया गया है। जब हॉस्पिटल में ये पता चला कि भाई इस नाम का ये पॉइजन दिया गया है, उन लोगों ने उस हिसाब से उन लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया जो अभी तक हॉस्पिटल में एडमिट थे। जो 4 लोग मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जो लोग एडमिट थे वो लोग तो सभी अब धीरे धीरे ठीक हो रहे थे, लेकिन जो संघमित्रा की मामी थी उसके पति को भी अभी सिम्टम्स शुरू हो चुके थे, उसे भी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद उसने कहा कि भाई इस तरह का ये अब आपको पता चल चुका है तो मुझे भी इसका इलाज करिए, मेरे साथ भी अब ये चीजें हो रही हैं। तो जब उसे चेक किया गया तो उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, उसे कोई सिम्टम्स नहीं थे। बाद में ये पता चला कि इसने झूठ बोलकर हॉस्पिटल में एडमिट होने का ढोंग किया है। अब पुलिस वालों को पता चल चुका था अब शायद ये भी इसमें शामिल हो सकता है, इसीलिए ये ऐसी हरकतें कर रहा है। पुलिस वालों को पता चल चुका था संघमित्रा, उसकी मामी और उसका मामा ये भी अब साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। सब कुछ अब खुलासा हो चुका था और यहाँ पर संघमित्रा अगर उसे इस परिवार में खुशी नहीं मिल रही थी, अगर वो चाहती तो वो अपने पति के साथ तलाक लेकर वो कहीं और जाकर शिफ्ट हो सकती थी, आजाद घूम सकती थी, उसे इन लोगों को मारने की जरूरत ना पड़ती। लेकिन जब किसी का दिमाग जुर्म के रास्ते पर चल पड़ता है तो पता नहीं कौन कौन से लेवल को पार कर देता है, क्या क्या कर बैठता है, कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो ये था पूरा केस। इस एक शादी के फैसले ने पूरे परिवार को खत्म करके रख दिया। तो ये थी पूरी कहानी। आप बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, क्या आप पहले कभी स्टोरी को सुन चुके हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल तो ये रिसेंट ही स्टोरी है, इसी अक्टूबर महीने की। फिर भी अगर आप लोगों ने सुन रखी हो, कुछ रह गया हो, शायद इसमें कुछ लाइन रिपीटेड हो सकती हैं, क्योंकि कुछ ये स्टोरी ही ऐसी थी जिसमें हर एक चीज को खुलकर बताना जरूरी था, इसीलिए आपको लगेगा कि इस स्टोरी में लाइन रिपीटेड है। तो उसके लिए अब मैं आप लोगों से माफी, अब आप लोग कहो तो मैं मांग लेता हूँ, रियली सॉरी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एक ऐसे दोहरे हत्याकांड का मर्डर केस जो जब सॉल्व किया गया तब 1-2 नहीं बल्कि कई मर्डर्स के राज से पर्दा उठाया गया। आज का ये जो सनसनी मर्डर किया गया था ये है रतलाम से। उस दिन तारीख थी 25 नवंबर 2020। रतलाम के लोग दिवाली का त्योहार मनाने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ शहर के बच्चे अपनी मौज मस्ती कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, मतलब कि पूरा एंटरटेनमेंट चल रहा था। चारों तरफ धूम धड़ाके का ही माहौल बना हुआ था। लेकिन यहाँ पर इस मौज मस्ती से, धूम धड़ाके से कुछ अलग एक औद्योगिक थाना इलाके में कब्रिस्तान के पास बसे एक राजीव नगर में 4 आदमी बेवजह ही सड़क पर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे। कॉलोनी की एक 3 मंजिली मकान पर उनकी नजर गड़ी हुई थी। ये मकान गोविंद सिंह का था। लगभग 50 साल का ये गोविंद आदमी, इसका उसी स्टेशन रोड पर अपना सैलून था और उनका रिश्ता एक ऐसे परिवार से रहा जिनके पास काफी सारी पुश्तैनी जमीन मौजूद थी। पारिवारिक बंटवारे में मिली उस संपत्ति के कारण उन्होंने
ये 3 मंजिली इमारत को तैयार करवा लिया, क्योंकि उनके पास जब बंटवारा हुआ था तो बहुत सारा पैसा मिला था। तो उन्होंने सोचा कि हम जहां पर रहेंगे क्यों ना उसी को एक क्लासिकल बिल्डिंग बना लिया जाए। तो उस 3 मंजिला बिल्डिंग में गोविंद खुद, उनकी पत्नी शारदा और उनकी बेटी दिव्या, इनके साथ वो रहा करते थे। उनकी एक बड़ी बेटी भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। बाकी 2 मंजिल पर किराएदार रहा करते थे, मतलब कि 1 मंजिल पर तो वो खुद रहा करते थे और जो 2 मंजिल थी वो किराए पर दी हुई थी। इस परिवार के बारे में आसपास के लोग जितना जानते थे उनके हिसाब से गोविंद की पत्नी शारदा घर पर अवैध शराब बेचने का काम किया करती थी, जबकि उनकी बेटी एकदम खुले विचारों वाली थी। लोगों का यह मानना था कि दिव्या एक ऐसी लड़की है जो जवानी में ही दुनिया को जीत लेना चाहती है। गोविंद के सैलून चले जाने के बाद दोनों माँ बेटी ही सिर्फ घर पर रह जाती थी। माँ शारदा और बेटी दिव्या से मिलने आने वालों की कतार लगी रहती थी। मोहल्ले वाले ये सब देखकर चुगलियों करने के बाद हमने क्या लेना देना है ये कहकर अनदेखा किया कर देते थे। 25 नवंबर की रात जब चारों ओर एकदम दिवाली की धूम मची हुई थी, राजीव नगर की गली में घूम रहे लड़कों में से 3 लड़के करीब 7:30 बजे के आसपास गोविंद सेन के घर पर एंटर हो चुके थे। वो सीढ़ी चढ़कर पहली मंजिल पर चले गए। सामने के मकान से दिख रहे एक पड़ोसी ने इस बात पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गोविंद के घर पर कोई ना कोई आता ही रहता था, और जबकि उस घर को, आधे घर को तो उन्होंने किराए पर दिया हुआ था। 3 लोग तो ऊपर चले गए, लेकिन जो उनका चौथा साथी था वो घर के अंदर जाने की बजाय नीचे ही साइड में जाकर खड़ा हो गया। रात को करीब 9:15 बजे के आसपास गोविंद दूध की थैली लिए घर लौट रहा था, और वो घर जैसे ही लौटा वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगा। तो उसके कुछ देर बाद ही तीनों लड़के जब ऊपर गए तो उनके घर से निकलकर वो वापस नीचे आ चुके थे, जिस पड़ोसी ने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था। इत्तेफाक से उसने उन तीनों को वापस उतरते हुए भी देखा। तीनों नीचे खड़ी हुई दिव्या की एक्टिवा स्कूटी में चाबी लगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शायद वो गलत चाबी लेकर आए थे, इसीलिए उनमें से एक वापस ऊपर जाता है और दूसरी चाबी को लेकर वापस नीचे आया। फिर वो तीनों लोग दिव्या की स्कूटी पर बैठकर चले गए। अगले दिन यानी कि 26 नवंबर की सुबह 8 बजे के आसपास रुतलांग में रोज की तरह रोड पर आवाजाही शुरू हो चुकी थी, लेकिन गोविंद सेन के घर पर अभी भी सन्नाटा गुजरा हुआ था। कुछ देर बाद उनके मकान में किराए पर रहने वाली लड़की जिसका नाम ज्वालिका था, वो अपने कमरे से निकलकर दिव्या के कमरों की ओर बढ़ने लगी। और ये ज्वालिका और दिव्या दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और दोनों एक ही स्कूटी को इस्तेमाल किया करती थी। जब ज्वालिका को इसकी स्कूटी की जरूरत होती तो वो उसे ले भी जाया करती थी, लेकिन उस स्कूटी की चाबी हमेशा गोविंद के घर पर ही रहा करती थी। इसीलिए काम पर जाने के बाद जब स्कूटी की चाबी लेने ज्वालिका और गोविंद के घर में दाखिल हुई, तब फौरन ही चीखती हुई वापिस उस घर से बाहर आने लगी। उसकी चीखें सुनकर दूसरे किराएदार भी वहां पर इकट्ठा हो चुके थे। ज्वालिका से ये पता चला कि गोविंद के घर के अंदर गोविंद, उसकी पत्नी और उसकी बेटी की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं। किसी ने तुरंत ये खबर पुलिस वालों को बताई तो तुरंत ही पुलिस वाले मौके पर वहां पर पहुंच चुके थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस तिहरे हत्याकांड की खबर फौरन एसपी गौरव तिवारी को दे दी गई। थोड़ी ही देर में एसपी गौरव तिवारी कुछ और अधिकारियों के साथ उस मर्डर वाली जगह पर पहुंच चुके थे। इस कांड की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल चुकी थी और देखते ही देखते मौके पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। मौके वारदात पर पुलिस वालों की जांच में यह पता चला कि शारदा की डेड बॉडी बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसकी हत्या सिर पर गोली मारने से की गई थी, जबकि दिव्या की डेड बॉडी किचन के दरवाजे के पास पड़ी हुई थी और दिव्या के हाथ पर आटा लगा हुआ था और आटे का जो बर्तन था वो किचन में पड़ा हुआ था। इससे ये पता चल रहा था कि पहले बिस्तर पर बेड पर लेटी हुई शारदा का मर्डर कर दिया गया। जब गोली की आवाज दिव्या ने सुनी तो वो किचन से बेडरूम में गई तो उन लोगों ने दिव्या को भी गोली मार दी उसके बाद, और जो गोविंद था उसकी डेड बॉडी दरवाजे के बाहर पड़ी हुई थी। यानी कि जब उन लोगों ने माँ बेटी को मार दिया उसके बाद जब वो उस घर से भागने लगे तब गोविंद दूध
दूध की थैली लेकर अपने घर में एंटर हो रहा था, तब उन लोगों ने गोविंद को भी देख लिया और उन्होंने गोविंद को भी मार डाला। यानी कि गोविंद उस टाइम पर दूध की थैली लेकर घर में एंटर हो रहा था, क्योंकि डेड बॉडी के हाथ में एक पॉलिथीन था जिसमें दूध की थैली मौजूद थी। पुलिस वालों ने यह अनुमान लगाया कि हत्यारे 2 मर्डर करने के बाद भाग ही रहे थे, इतने में गोविंद घर पर लौट आया और उन मर्डरर्स ने उन्हें भी मार दिया। पड़ोसियों ने यह कहा कि उन लोगों ने गोविंद को 9 बजे के आसपास घर पर जाते हुए देखा था। उसके बाद 3 लोगों को घर से बाहर जाते हुए देखा था। यानी कि इससे यह बिल्कुल साफ हो चुका था कि गोविंद की हत्या 9 बजे के करीब हो चुकी थी। यहाँ पर शारदा और जो दिव्या थी उनकी हत्या 9 बजे से पहले हुई थी। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की तो गोविंद सेन के परिवार के बारे में जो कहानी निकलकर सामने आई, उससे पुलिस वालों को यह शक हुआ कि ये कहीं हत्याएं प्रेम संबंध को लेकर या फिर अवैध संबंध को लेकर तो नहीं है। लेकिन गोविंद के एक रिश्तेदार ने जो खुलासा किया, उससे पुलिस वालों को अपना नजरिया ही बदलना पड़ गया था। उनके रिश्तेदार का कहना यह था कि गोविंद ने कुछ दिन पहले ही 30 लाख रुपए में अपने गांव की जमीन बेची थी और वारदात वाले दिन ही शारदा और दिव्या ने 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी भी खरीदी थी, जो उनके घर में बिल्कुल भी नहीं मिली। उसके बाद पुलिस वाले इस केस को, इस मर्डर केस को लूट के एंगल में भी देखने लगे, जो कि मौके वारदात पर हाथापाई करने के कोई भी निशान नहीं मिले थे और हत्यारे दिव्या की स्कूटी भी साथ लेकर जा चुके थे। इससे ये साफ हो चुका था कि ये जो कोई भी थे, गोविंद के परिवार के साथ उसकी बहुत अच्छी जान पहचान थी, क्योंकि उन्हें स्कूटी की चाबी रखने की जगह तक मालूम थी। अब यहाँ पर उन हत्यारों ने वारदात का दिन सोच समझ कर चुना था, ताकि शोर शराबे में गोलियों की आवाज पर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। मामला यहाँ पर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका था, इसीलिए आईजी राकेश गुप्ता ने कातिलों की गिरफ्तारी पर 30,000 रुपए का इनाम भी रख दिया था। और वहीं पर एसपी गौरव तिवारी ने 10 पुलिस स्टेशन के जीआई और लगभग 60 पुलिस वालों की एक टीम बनाई, जिसकी कमांड एसएचओ अयोग खान को सौंप दी गई। इस टीम ने इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेजेस को खंगालना शुरू कर दिया। इसके अलावा वारदात के टाइम पर राजीव नगर में स्थित मोबाइल टावर से एक्टिव 70,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर्स की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। पड़ोसियों के मुताबिक जो दिव्या थी वो बहुत ज्यादा मॉडल लड़की थी, उसकी कई लड़कों के साथ भी दोस्ती थी। पुलिस ने घटना वाले दिन से लेकर कुछ दिन पहले तक दिव्या ने जिन जिन लोगों से कॉल पर बात की थी उन सभी से पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाया। साथ ही कुछ दिन पहले दिव्या ने एक एल्बम में भी काम किया था, उस एल्बम में भी उसकी मौत हो जाती है। पुलिस ने दिव्या के साथ काम करने वाले लड़के अभिजीत बैरागी से भी पूछताछ की, लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया। इसी बीच दिव्या की स्कूटी नारायण नगर में लावारिस हालातों में मिली। पुलिस वालों ने वहां भी आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस को निकलवाकर उनकी छानबीन की, उन कातिलों का पता लगाने की कोशिश की। जल्द ही पुलिस वालों की मेहनत यहाँ पर रंग ला चुकी थी। पुलिस वालों ने दोनों जगहों की तरफ से 2 लोगों की पहचान कर ली थी, जिन्हें घटना से पहले इलाके में पैदल घूमते हुए देखा गया था और बाद में उन्हें दिव्या की स्कूटी पर जाते हुए देखा गया था। हड़बड़ी वारदात के बाद आरोपी भले ही कितने भी दूर क्यों ना चले गए, लेकिन वो घटना वाले शहर में पुलिस क्या कर रही है इसकी जानकारी वो जरूर रखते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए एसपी गौरव तिवारी ने जानबूझकर जांच के दौरान मिले इन महत्वपूर्ण सुराग को मीडिया के सामने नहीं रखा, जबकि जब पुलिस वाले सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से कातिलों के भागने के रूट का पीछा कर रहे थे, तभी देवनारायण नगर में आकर 2 लोगों ने दिव्या की स्कूटी छोड़ दी थी और वहां पहले से ही स्कूटर पर खड़े एक लड़के से स्कूटर लेकर वो दोनों वहां से चले गए, जबकि स्कूटर वाला लड़का वहां से पैदल ही भाग गया था। इसीलिए एसपी को यहाँ पर शक हो चुका था कि तीसरा लड़का जो स्कूटर लेकर खड़ा था वो देवनारायण नगर के आसपास का ही हो सकता है और उनका शक बिल्कुल सही निकला। तीसरा लड़का अनुराग परमार उर्फ बॉबी था, जो विनोबा नगर में रहा करता था। इंदौर से बीटेक करने के बाद भी अनुराग के पास कोई भी काम नहीं था और वो इस वारदात में शामिल था और पुलिस वाले इन्हीं गतिविधियों की नजर रखे हुए थे। इसीलिए जब उन्हें पता चला कि पुलिस वालों को अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है, तो वो एकदम लापरवाह हो चुका था और इसी लापरवाही में वो अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर घूमने लगा, जिसके चलते नजर गड़ाए हुए बैठी पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करके पूछताछ शुरू कर देते हैं।
जब पुलिस वालों ने उससे पूछा तो वो भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं था। जब पुलिस वालों ने एक स्टे ऑर्डर लिया कि उस पर हम थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे और उससे सच उगलवाने की कोशिश करेंगे। जब पुलिस वालों ने उसे टॉर्चर किया तब उसने अपने और 2 साथियों के बारे में बताया और पुलिस वालों ने उन्हें तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया और उनसे ये पता चला कि इस वारदात का मास्टरमाइंड दिलीप है, जो खरेरी गोदा का रहने वाला है। दिलीप के साथियों से पूछताछ में पुलिस वालों के सामने दिलीप का एक और जुर्म सामने आ चुका था। दरअसल 20 जुर्म को दिलीप ने अपने कजन सुमित चौहान और हिम्मत के साथ मिलकर डॉक्टर प्रेम कुंवर की भी हत्या की थी। पुलिस वालों ने सुमित और हिम्मत को भी गिरफ्तार कर लिया था। उसी से ही इन्हें दिलीप के बारे में पता चला था कि वो रतलाम में ही छुप कर बैठा हुआ है। पुलिस वालों को ये भी पता चला मिड टाउन कॉलोनी की एक मकान में किराए पर रह रहा है और पुलिस वालों से बचने के लिए पीछे वाली साइड टूटी हुई जगह से आता जाता रहता है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस वालों ने पीछे की तरफ से उसे घेरने की योजना बना ली थी, जिसके चलते 2 दिसंबर 2020 को आखिरकार पुलिस वालों की नजर में वो आ ही चुका था। पुलिस वालों ने उसे ललकारा तो पुलिस वालों पर उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। जो जवाबी कार्रवाई में पुलिस वालों ने भी फायरिंग करनी शुरू कर दी और कुछ ही देर बाद मास्टरमाइंड दिलीप मारा जा चुका था। इस प्रकार यहाँ पर असंभव से लगने वाले इस तिहरे कांड में सभी आरोपियों को पुलिस वालों ने महज 5 दिनों में ही सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था। इस मुठभेड़ में SHO अय्योध खान और 2 SP सहित 5 पुलिसकर्मी घायल हो चुके थे। अब सवाल यहाँ पर यह था कि आखिरकार दिलीप ने गोविंद सेन की फैमिली को अपना निशाना क्यों बनाया था। दरअसल लॉकडाउन में घर में सैलून चलाना गोविंद सेन को महंगा पड़ चुका था। जी हाँ, मैं 2020 के लॉकडाउन की बात कर रहा हूँ। गोविंद सेन, आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था तो सारी दुकानें, हर एक मॉल्स, मतलब कि जो भी कुछ था, मार्केट्स पूरी बंद करवा दी जा चुकी थी। तो ये जो गोविंद था इसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। गोविंद पिछले 22 साल से स्टेशन रोड पर सैलून चला रहा था। लॉकडाउन में जब सब कुछ बंद हो चुका था तो वो चोरी छिपे अपने घर पर बुलाकर लोगों की कटिंग करने लगा। दिलीप भी उनके घर पर कटिंग करवाने गया था, जहां उसने गोविंद की अमीरी देखकर उसे शिकार बनाने की योजना बना लिया था। उसने गोविंद के साथ अच्छी जान पहचान बना ली थी और वो अब अक्सर उनसे कटिंग करवाने के लिए जाने लगा और फिर मौका देखकर वारदात को अंजाम दे डाला। दिलीप के साथियों ने पुलिस की पूछताछ में ये खुलासा किया कि शारदा और दिव्या की हत्या करने की योजना तो वो पहले से ही बना कर गए थे। गोविंद तो बेमौत मारा गया। आरोपियों ने बताया कि गोविंद के घर से उन लोगों को 30 लाख रुपए मिलने की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें केवल 20,000 रुपए नगद और कुछ जेवर ही मिले थे। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि दिलीप अभी इसी एक ही तरीके से 6 हत्याएं कर चुका था। दिलीप अपने कारनामों का कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए लूट के दौरान सामने वाले की सीधा मर्डर कर दिया करता था। गोविंद को अनजान लोगों पर भरोसा करने की कीमत जान देकर चुकानी पड़ी और सिर्फ गोविंद को ही नहीं, यहाँ पर उसके पूरे परिवार को ही, उसकी मासूम सी बेटी को ही, उसकी पत्नी को भी जान देकर कीमत चुकानी पड़ी। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप हमेशा सावधान रहें, सतर्क रहें। आगे आपके साथ क्या हो जाए कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कोई कैसी सोच लेकर आपसे मिलने आएगा या आपके घर में एंटर करेगा। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सावधान रहकर चलिए। तारीख 11 नवंबर 2013, टाइम हो रहा था 9:50। एक बाइकर जो कि थका हारा अपनी बाइक को चला रहा था, वो हावी डेजर्ट में पहुंच जाता है। यहाँ पर ये बाइकर अपने ही ख्यालों में, अपनी ही मस्ती में बाइक को चला रहा था, पर इस पूरे रेगिस्तान में सिर्फ यही दिखाई दे रहा था। आगे जाकर ये रुका और पानी पीने लगा। तभी अचानक से इसकी नजर साइड में पड़ती है। तब इसने जो देखा, इसे अपनी आंखों पर बिलीव ही नहीं हुआ था। फिर ये उस चीज को बड़े ही ध्यान से देखता है और उसके बाद ये सीधा 911 यानी कि पुलिस वालों को कॉल कर देता है और इसने जो भी कुछ वहाँ पर देखा, इसने तुरंत पुलिस वालों को बता दिया था। बाद में ये बात सुनकर पुलिस वाले तुरंत FBI को कॉल कर देते हैं। आखिरकार इस बाइकर ने ऐसा क्या देख लिया और पुलिस ने FBI को क्यों कॉल किया, ये सब कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ। ये बात है एक ऐसे परिवार की जिनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। अब हम साल 2013 से थोड़ा सा पीछे चलते हैं। दिसंबर 2009, जोसेफ मैक्सटे जिसकी उम्र 40 साल की थी, उसकी वाइफ की उम्र थी 43 साल की, जिसका नाम था समर। इनके 2 बच्चे थे, एक 3 साल का जोसेफ जूनियर और 4 साल की जियानी। जो समर थी वो एक रियल एस्टेट एजेंट थी और
जोसेफ एक बिजनेसमैन था। उसका वाटर फाउंटेन का बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था। अगर हम इस फैमिली को देखें तो ये ऐसे लगता है कि ये एक ड्रीम फैमिली है। इसमें इनके पास बेअंत पैसा है, बहुत अमीर लोग ये हैं, बहुत ही खुशी वाली इनकी जिंदगी है। लेकिन एक बार आप जरा रुकिए, आप लोगों को ये तो पता चल गया कि इन लोगों के पास पैसा बहुत था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम कैलिफोर्निया को छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा ट्रैफिक है, हम जाते हैं फॉलब्रूक। अब ये ऐसी जगह है जहाँ पर ये जगह बहुत ही ज्यादा पीसफुल, बहुत ही जगह शांत जगह है। यहाँ पर इन लोगों ने एक अपना ड्रीम घर बनवा लिया। इस परिवार ने बहुत दिल से अपनी जमा पूंजी को इकट्ठा करके इस घर के ऊपर लगाया था। इन्हें ये लगता था कि इस घर में हम बहुत साल रहने वाले हैं, क्या पता हम यहाँ पर ही अपनी पूरी जिंदगी काट लें। लेकिन ये किसे पता कि जिंदगी किसकी कब कहाँ खत्म हो जाए, इनकी जिंदगी में क्या हो जाए, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तो ऐसे ही ड्रीम घर में रहते रहते 2-3 महीने बीत चुके थे। अब दिन आया 4 फरवरी 2010 का। ये दिन इस परिवार के लिए एक नॉर्मल सा दिन था, लेकिन इसका अंत जो था वो कुछ और ही होने वाला था। दिन की शुरुआत समर करती है। समर को घर का काम करना था, वो उस दिन घर के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली थी, और बच्चे भी दोनों छोटे थे और वो दोनों घर पर ही थे। अब यहाँ पर जो घर का मेन आदमी था जोसेफ, उसे उस दिन अपनी मीटिंग के लिए कैलिफोर्निया जाना था, जो कि वहां से 45-50 मिनट की ड्राइव करके था। वो चला जाता है। मीटिंग थी उसकी चार्ल्स मैरिट के साथ, जो कि जोसेफ का बिजनेस पार्टनर था वाटर फाउंटेन के ही बिजनेस में। खैर, यहाँ पर मीटिंग खत्म हो जाती है, जोसेफ अपने घर आ जाता है। अब अगले ही दिन 5 फरवरी को जोसेफ का फादर पैट्रिक उसे फोन करते हैं, लेकिन जोसेफ फोन को नहीं उठाता। पैट्रिक ये सोच रहे थे कि शायद वो किसी काम में बिजी होगा, तो वो इस बात को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन पूरा दिन जोसेफ बैक कॉल नहीं करता। 6 फरवरी को जोसेफ के फादर जो पैट्रिक थे वो किसी काम को लेकर बिजी रहते हैं, तो इसीलिए वो जोसेफ को कॉल नहीं करते। अब 7 तारीख को पैट्रिक फिर से जोसेफ को फोन करते हैं, और वो सोच रहे थे कि मैंने 5 तारीख को जोसेफ को फोन किया था, उसने अभी तक बैक कॉल नहीं की। तो खैर, इस बार भी 7 फरवरी को उन्होंने अपने बेटे को फोन किया, लेकिन जोसेफ ने फिर एक बार फोन का जवाब नहीं दिया। अब पैट्रिक को यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अक्सर 2 दिन में एक बार या फिर कभी कभी रोज फोन पर बात कर लिया करता था। लेकिन यहाँ पर 3 से 4 दिन बीत चुके थे, जोसेफ अपने फादर को बैक कॉल तक नहीं कर रहा था। इस समय जोसेफ के फादर और उसकी मदर बिल्कुल भी परेशान नहीं थे, क्योंकि जोसेफ की ये आदत थी कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी रहता था। वो अक्सर अपने जानने पहचानने वाले लोगों से अपना कांटेक्ट थोड़ा कम कर दिया करता था, और फिर बाद में वो फोन कर भी दिया करता था। तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बात थी। मामला यहाँ पर तब बिगड़ा जब 9 फरवरी को जोसेफ का भाई माइकल अपने फादर पैट्रिक को कॉल करता है और कहता है, जोसेफ के बिजनेस पार्टनर चार्ल्स मैरिट का मेरे पास कॉल आया। उसने बताया कि जोसेफ 5 दिन से उसके कॉल का जवाब नहीं दे रहा। अब ये सुनकर पैट्रिक, जो कि जोसेफ के फादर थे, वो काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि जोसेफ काम में बिजी होगा। लेकिन जोसेफ का बिजनेस पार्टनर ही ये कह रहा है उसका कोई भी जोसेफ के साथ 5 दिन से लगातार कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है, तो वो कैसे काम में बिजी हो सकता है। तो उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा डर लग रहा था। ये जो जोसेफ की फैमिली थी वो 4-5 दिन से कोई भी जवाब नहीं दे रही थी, और उसके बाद जो जोसेफ के माता पिता थे और उसके भाई थे और उसका साथ में जो बिजनेस पार्टनर था चार्ल्स, इन लोगों ने अभी तक पुलिस कंप्लेंट कोई भी दर्ज नहीं करवाई थी कि जोसेफ का परिवार मिसिंग है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि जोसेफ का परिवार शायद किसी ट्रिप पर गया हो और उन्होंने इस ट्रिप के बारे में किसी को नहीं बताया, और जब जोसेफ और उसकी फैमिली ट्रिप से वापस घर आ जाएंगे तो वो हमें बता देंगे, हमें पता चल जाएगा, क्योंकि पहले भी जोसेफ की फैमिली ऐसे 2-4 दिन के लिए ट्रिप पर जाते रहते थे। अब यहाँ पर जोसेफ की मदर सुजैन ने अपने बेटे माइकल को कहा कि तुम चार्ल्स को लेकर, जो उसका बिजनेस पार्टनर था, उसके साथ तुम जोसेफ के घर जाओ और वहाँ पर देखो कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। वो बिल्कुल वैसा ही करते हैं। वो जोसेफ के घर में चले जाते हैं, लेकिन जब वो घर के पास पहुंचे वो एक चीज देखते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो चुके थे। जोसेफ के घर के दरवाजे के बाहर उसके 2 कुत्ते बांधे गए थे। जोसेफ और उसकी फैमिली ऐसा कभी भी नहीं करते। वो अपने डॉग से इतना ज्यादा प्यार करते थे, तो वो भला एक ट्रिप के लिए वो अपने दोनों डॉग्स को घर के बाहर बांधकर कैसे जा सकते हैं। ये अब यहाँ पर बहुत ज्यादा एक अनयूजुअल चीज लग रही थी। यहाँ पर आसपास भी अब देखा गया, लेकिन कोई भी फोर्स एंट्री के साइन उन्हें नहीं दिखाई दिए। सब कुछ सही था, खिड़कियां, सभी दरवाजे बिल्कुल सही थे। तो उन्हें लगा कि हाँ, शायद वो एक ट्रिप पर ही गए होंगे। तो इसी तरह बाहर से ही सब कुछ देखकर माइकल और जोसेफ का बिजनेस पार्टनर चार्ल्स वो अपने अपने घर चले जाते हैं। अब ऐसे ही 2 दिन और निकल जाते हैं और डेट आई 13 फरवरी 2010 की।
अब यहाँ पर जोसेफ को आखिरी बार किसी इंसान से बात की जो कि उन्हें पता था कि अब यहाँ पर 11 दिन हो चुके थे। जोसेफ की मदर अपने बेटे माइकल को कहती है कि तुम और चार्ल्स जाओ जोसेफ के घर को अंदर जाकर अच्छे से देख कर आओ कि वहाँ पर सब कुछ सही है ना, कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं है। तो वो ऐसा ही करते हैं। माइकल और चार्ल्स जाते हैं जोसेफ के घर और वहाँ पर घर के सभी खिड़कियां दरवाजे एकदम बंद थे। अब उन्हें परेशानी हो रही थी कि घर के अंदर कैसे जाया जाए। वो ऐसे दरवाजे को तोड़कर अंदर जा नहीं सकते थे, तो उन्हें एक खिड़की मिल जाती है जो कि आधी खुली हुई थी। तो किसी तरीके से वो घर के अंदर का जुगाड़ कर लेते हैं और वो घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। जब वो घर के अंदर एंटर हुए तो मामला और ज्यादा पेचीदा नजर आया, क्योंकि घर के टेबल्स पर खाना परोसा हुआ था, सामान ऐसे ही बिखरा हुआ था, बच्चों के कपड़े सूखने के लिए डाले हुए थे, वॉशिंग मशीन के पास नीचे कपड़े पड़े हुए थे, जो कि ऐसा लग रहा था कि समर कपड़े धो रही थी और अचानक ही जैसे उसे कोई काम आ गया हो या उसका कुछ हो गया और वो अपना सारा काम धाम छोड़कर कहीं चली गई हो। यानी कि उस टाइम पर कपड़े धोने का प्रोग्राम भी समर का था, लेकिन ऐसे हालात में बंदा ट्रिप पर कैसे जा सकता है। अब ये सब कुछ देखकर हर बंदा समझ सकता है कि यहाँ पर ये लोग अपनी मर्जी से बाहर नहीं गए। अगर वो अपनी मर्जी से बाहर गए हैं तो वो बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी में गए हैं। कुछ ऐसी चीज हो गई होगी कि वो बहुत बड़ी थी, उन लोगों को ये सब कुछ करने का टाइम ही नहीं मिला और ये लोग बस ऐसे ही उठे और घर से निकल गए। और दूसरी वजह ये हो सकती है कि उन्हें यहाँ से ले जाया गया हो। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात ये है, जो जोसेफ के माता पिता हैं उसके भाई ने, जो जोसेफ के माता पिता हैं उन्होंने और उसके भाई ने और चार्ल्स ने जो उसका बिजनेस पार्टनर था, उन्होंने पुलिस वालों को कुछ भी नहीं बताया। 11 दिन से कोई इंसान उसकी पूरी फैमिली के साथ गायब है और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहां पर है। फिर भी वो लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो ट्रिप पर गया हो, शायद वो कुछ ये कर रहा होगा। किसी को भी सच नहीं पता, लेकिन जो पुलिस वाले इस सच को ढूंढ सकते थे उन्हें पता ही नहीं था। खैर, इस समय ये सब कुछ देख लेने के बाद जोसेफ का भाई माइकल पुलिस वालों को रिपोर्ट कर ही देता है कि ऐसा ये सब कुछ मामला है। पुलिस वाले मैक्सटे फैमिली के घर के पास आ जाते हैं, लेकिन पुलिस वाले उस दिन उस घर के अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि उनके पास कोई भी सर्च वारंट नहीं था। पुलिस वाले अब यहाँ पर सर्च वारंट के लिए अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अब आप देखिए घर के दरवाजे बिल्कुल बंद हैं और घर के अंदर कोई इंसान नहीं है। मतलब कि कोई इंसान घर के दरवाजों को बंद करके खुद कहीं गया होगा। मान लो कि कोई इंसान ट्रिप पर चला गया होगा और पुलिस वाले आते हैं कि शायद ये कोई यहाँ पर कोई मिसिंग हो सकता है। वो घर की चेकिंग करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। उन्हें पहले अच्छे से ये जानना होगा कि ये आदमी मिसिंग है या फिर यहाँ पर कुछ मिस हैपनिंग है, तभी वो सर्च वारंट को लेकर उस घर के अंदर जा सकते हैं। पुलिस वाले यहाँ पर बिल्कुल ठीक थे। पुलिस वालों को लेकिन यहाँ पर 4 दिन लगने थे सर्च वारंट को पाने के लिए। 4 दिन तक वो घर के अंदर नहीं जा सकते थे चीजों को देखने के लिए। अब जब पुलिस वाले घर के बाहर आए थे तो उन्होंने घर के बाहर अच्छे से देखा, उन्हें कोई भी फोर्स एंट्री फोर प्ले का कुछ भी नजर नहीं आया। तो उन लोगों ने इससे ज्यादा इस चीज को सीरियस ही नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि हाँ, ये फैमिली अपनी मर्जी से कहीं गई होगी। तो इस तरीके से उन्होंने ये नहीं समझा कि शायद घर के अंदर का माहौल एक क्राइम सीन हो सकता है, कि यहाँ पर हमें कोई एविडेंस मिल सकता है। लेकिन उन लोगों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। इसी के साथ पुलिस वालों ने होमिसाइड कोर्ट्स को भी ये केस थमा दिया। देखो, उनका काम होता है कि अगर कोई इंसान या उसका परिवार 10 दिन से मिसिंग हो और किसी को उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं हुआ 10 दिन से, तो वो ऐसा कंसीडर कर लेते हैं कि शायद उन लोगों को किसी ने मार दिया। तो वो लोग बस यही चेक करते हैं कि ये इंसान जिंदा है या फिर मारा गया। और पुलिस वाले भी साथ में अपना अपना ये काम करते रहते हैं। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि सर्च वारंट को मिलने में 4 दिन का समय लगना था, और जो कि ये सुजैन जो उसकी मदर थी और माइकल जो उसका भाई था, वो पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जोसेफ के घर के अंदर जाने दिया जाए, क्योंकि वो घर के अंदर जाकर सफाई करना चाहते हैं। और पुलिस वाले इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। मतलब कि एक जगह जो कि क्राइम सीन हो सकता है, जहां पर कोई वारदात हुई हो सकती है, उस चीज की सफाई के लिए पुलिस वाले परमिशन दे देते हैं सुजैन और माइकल को। और ये दोनों भी पता नहीं क्यों वहां पर सफाई करने जा रहे थे। शायद यहाँ पर यह चीज हो सकती है कि वो लोग इन सभी चीजों को खुद देखना चाहते हो और बाद में खुद से वो लोग अपनी एक इन्वेस्टिगेशन को शुरू करना चाहते हो। खैर, ये तो अलग बात है। लेकिन जोसेफ का भाई माइकल यहाँ पर पुलिस वालों से पूछकर जोसेफ का लैपटॉप और उसका SD कार्ड अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है, और पुलिस वाले इस चीज के लिए उसे अलाउ भी कर देते हैं। अब आप खुद सोचिए, उस लैपटॉप में कई जरूरी एविडेंस हो सकते थे, पुलिस वाले ऐसे क्यों भला अलाउ करवा रहे थे। खैर, यहाँ पर पुलिस वालों ने कहा कि जब हमारे पास सर्च वारंट आ जाएगा तो जो भी तुम इस घर से चीज लेकर जा रहे हो वो तुम्हें सारी चीजें लौटानी पड़ेगी। और यहाँ पर उसका
भाई माइकल मान भी जाता है और पुलिस वाले सर्च वारंट का वेट तो कर ही रहे थे, लेकिन वो अपनी तरफ से थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। अब मैक्सटे फैमिली के जो पड़ोसी थे उनके घर के बाहर एक कैमरा लगा हुआ था, सीसीटीवी। पुलिस वाले उस सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और पीछे जाती है 4 फरवरी को और उन्हें वहां पर एक चीज दिखाई देती है। शाम के करीब 7:47 पर जोसेफ की गाड़ी, जो कि एसयूवी थी, इसने कैमरे में ये गाड़ी घर से जाती हुई दिखाई देती है। मतलब कि अगर वो ट्रिप पर गए हैं तो इस समय वो ट्रिप के लिए निकले होंगे। अब ये जानने के बाद जोसेफ के माता पिता, उनका भाई, ये समझ जाते हैं कि पक्का कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि जो जोसेफ था वो खुद कहा करता था अगर बच्चे साथ में हो तो आपको दिन के समय में ही बाहर जाना चाहिए। अब 8 बजे बिना किसी को बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए वो इस ट्रिप पर कैसे जा सकता है, और वो भी बच्चों के साथ। और दूसरी बात ये भी कि घर के अंदर बच्चों की दवाइयां वहीं पर मौजूद थी जहां पर वो दवाइयां रखी जाती थी। अगर वो लोग ट्रिप पर गए हैं तो बच्चों की दवाइयां साथ में लेकर क्यों नहीं गए, और टेबल पर खाना क्यों परोसा हुआ पड़ा है, और ऊपर से कपड़े जो कि गंदे ऐसे ही इधर उधर पड़े हुए हैं। वॉशिंग मशीन के पास कपड़े पड़े हुए हैं जो कि उस टाइम पर धोने वाले थे। चलो एक बात हम ये मान लेते हैं कि वो घर में ऐसे ही गंदगी छोड़कर चले गए कि जब वापस आएंगे तो इसको साफ कर लेंगे, लेकिन अपने कुत्तों को घर के बाहर बांधकर वो कैसे जा सकता है? वो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। ये सारा कुछ मानना जोसेफ के फैमिली वालों का था। तो ऐसे ही इस तरीके से मामला पुलिस वाले तो नहीं समझे, लेकिन घर वाले समझ चुके थे कि अब इनके साथ कुछ हो चुका है, और वो लोग कहीं ना कहीं सही भी थे, क्योंकि उनके साथ जो हुआ उसके ऊपर वो कभी यकीन ही नहीं कर सकते। लेकिन इस परिवार की पूरी कहानी जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानियां हैं ये हर एक जिंदगी में कोई ना कोई कहानी तो होती ही है। आप लोगों की जिंदगी में भी कोई ना कोई कहानी होगी जो कि आप लोग हर किसी व्यक्ति को बताना चाहते हैं, जो कि एक ऐसी कहानी है कि कोई इस कहानी पर बिलीव ही नहीं करेगा। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा कुछ घटित हुआ है जो कि आप बताना चाहते हैं लेकिन कोई बिलीव नहीं कर रहा, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए, मुझे वहां पर मैसेज कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और उसके बाद आप मुझे आपके साथ जो भी कहानी घटी है वो मुझे बताइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी वो कहानी इस चैनल पर आ सके। तो इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इस पर आप जरूर फॉलो कर लीजिए और मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा। 19 फरवरी आ चुकी थी और 19 फरवरी को पुलिस वालों को सर्च वारंट मिल जाता है। पुलिस वाले अब अच्छे से घर की तलाशी लेती हैं, उसे चेक करते हैं कि उन्हें ये लगा कि इस घर में अब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। हालांकि यहाँ पर कोई फोर्स एंट्री, कोई फोर प्ले का साइन नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस वाले समझदार हैं कि ऐसे कोई भी सभी चीजें छोड़कर कहीं नहीं जाता। अब यहाँ पर एक अजीब चीज होती है। मैक्सिको बॉर्डर के पास एक शॉपिंग मॉल था, उसी शॉपिंग मॉल के पार्किंग में पुलिस वालों को जोसेफ की गाड़ी मिल जाती है, जो कि उन लोगों ने सीसीटीवी में जाती हुई देखी थी। अब ये सब कुछ देखकर पुलिस वाले समझते हैं कि शायद ये लोग मैक्सिको बॉर्डर को पार करके मैक्सिको चले गए हैं। इसके पीछे की वजह पुलिस वालों को नहीं पता, लेकिन जिस तरह से घर की हालत थी, जब उन्होंने घर को चेक किया, साथ में इन लोगों ने अपने कुत्तों को बाहर बांध दिया था, क्योंकि इन्हें पता था कि हम लोग जल्दी से इस घर में वापस नहीं आएंगे। अगर कुत्ते घर के अंदर रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, बाहर कोई ना कोई इन्हें खाने पीने के लिए देता रहेगा। लेकिन अब जरा ध्यान से सोचने वाली बात यह है कि ये लोग ऐसा क्यों करेंगे। यहाँ पर इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, इन्होंने अभी अभी अपना ये ड्रीम घर बनवाया था। साथ में जोसेफ के माता पिता ये भी कहते हैं कि अगर उसका परिवार जाता तो कम से कम हमें तो बताकर जाता, वो ऐसे बिना बताए जा ही नहीं सकता। पर एक और अजीब चीज सामने आई। जब जोसेफ के लैपटॉप की अच्छे से चेकिंग की गई तो एक बड़ा एविडेंस सामने आया। जोसेफ के गायब होने के एक हफ्ते पहले, यानी कि 4 फरवरी से एक हफ्ते पहले ये सर्च करना शुरू कर दिया था कि मैक्सिको जाने के क्या फायदे हैं, लाइफ इन मैक्सिको, और साथ में मैक्सिको की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, मैक्सिको बॉर्डर पार करने के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, किस किस तरीके से हम बॉर्डर को पार कर सकते हैं। ये सब चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही थी कि वो लोग मैक्सिको चले गए, या फिर यूं कहें मैक्सिको भाग गए। अब पुलिस वालों का मानना था कि ये फैमिली अब मैक्सिको में है, लेकिन फिर भी ये अपनी इन्वेस्टिगेशन को चालू रखते हैं। यहाँ पर जो जोसेफ की कंपनी में काम करते थे उनसे पुलिस वाले बातचीत करते हैं, खास तौर से उनका बिजनेस पार्टनर चेस मैरिट और डैन, जो कि उसकी वेबसाइट का काम संभाला करता था और उसका बहुत पुराना बिजनेस पार्टनर वो भी था। अब यहाँ पर इंटरव्यू करने के बाद पुलिस वालों को ये पता चलता है कि जोसेफ का बिजनेस दिन रात तरक्की कर रहा था, तो भला अपने बिजनेस को ऐसे छोड़कर पूरा कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था, क्या काम हो रहा है क्या नहीं उसे कुछ भी नहीं पता था। तो मतलब ये बिजनेस वो सब कुछ छोड़कर चला गया है। उसका बिजनेस एक साल में $1.5 मिलियन यानी कि करीबन महीने का 1 करोड़ का रिवेन्यू वो बनाया करता था। अब यहाँ पर पुलिस वाले उसके बिजनेस पार्टनर डैन और चेज का एक
सैंपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर 23 फरवरी आ चुकी थी। उनके गायब होने के 19 दिन के बाद पुलिस वाले वहाँ की मेक्सिको की अथॉरिटी को ये बता देती है कि ऐसे ऐसे फैमिली यहाँ पर आई है, अगर आप लोगों को मिले, कुछ भी पता चले तो हमें जरूर बताएं। लेकिन 5 मार्च को एक अलग ही चीज हो जाती है। पुलिस वाले ये सभी तो अभी थ्योरी बना रहे थे, लेकिन तभी पुलिस वालों के हाथ में एक सीसीटीवी फुटेज मिलती है मेक्सिको बॉर्डर की। ये फुटेज दिखने में बहुत ही ज्यादा लो क्वालिटी की थी और ये काफी ज्यादा ब्लर भी थी। रात की फुटेज थी। इसमें देखा जाता है कि एक फैमिली जिसके 4 मेंबर हैं, 2 बच्चे हैं और एक लेडीज है जो कि जोसेफ की वाइफ हो सकती है, वो बॉर्डर की तरफ जाते हैं, मेक्सिको बॉर्डर की तरफ। अब यहाँ पर पुलिस वाले इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं कि ये जो फुटेज में परिवार दिख रहा है ये मैक्स्टे ही फैमिली है और ये आदमी जोसेफ है, साथ में उसकी बीवी समर है, उनके 2 बच्चे हैं। लेकिन उसका बिजनेस पार्टनर चार्ल्स मैरिट ये कहता है कि जोसेफ ऐसे चलता ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ये जोसेफ हो। अब पुलिस वाले और डिटेल में जाने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है जो फुटेज पुलिस वाले देख रहे हैं वो 8 फरवरी की है और शाम के करीब 7 बजे की है, यानी कि 4 फरवरी को वो घर से बाहर निकले। 4 दिन घूमने के बाद वो 8 फरवरी को मेक्सिको के बॉर्डर के पास पहुंचे मेक्सिको जाने के लिए। अब जो भी हो, इस फुटेज को देखने के बाद पुलिस वालों ने अपना काम बंद कर दिया, इन्वेस्टिगेशन को रोक दिया गया। और साथ में एक और बात सामने आई कि मेक्सिको में कुछ लोगों ने जो इन्वेस्टिगेशन के साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने इनके परिवार को मेक्सिको में देखा और इसका क्या सबूत है वो पुलिस वालों ने बिल्कुल नहीं बताया। अब यहाँ पर जैसे कि आपको कुछ अजीब लग रहा है कि इनके परिवार वालों को भी यहाँ पे कुछ अजीब लग रहा है, उन्होंने इस थ्योरी पर बिल्कुल विश्वास नहीं दिखाया। उन्होंने कहा ना तो ये फुटेज में हमारा परिवार है और ना ही वो लोग हमें ऐसे बिना कुछ बताए सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेक्सिको में शिफ्ट हो सकते हैं। खैर, इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पर बंद हो चुकी थी, लेकिन जोसेफ के फादर पैट्रिक ने अपनी एक इन्वेस्टिगेशन को ही शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी मदद उनका एक फ्रेंड टिम करता है, जो कि फंड करता है एक नॉन प्रॉफिट सर्च ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को टेक्सास में। अब इन ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, बस पुलिस वालों का जो भी अथॉरिटी का इसके ऊपर केस के ऊपर ध्यान है, इनका काम यही होता है कि उन लोगों की आंखों में इस केस को लेकर आना, ना कि इन्हें ये खोदना कि भाई ये फैमिली जिंदा है या मर चुकी है। ऐसा इनका कोई काम नहीं होता। इनका काम सिर्फ यही होता है कि जो पुलिस वाले हैं या और लोग हैं, इनकी आंखों के आगे बार बार इस केस को लेकर आना। जोसेफ के फादर पैट्रिक साथ में टिम मिलर और इन्वेस्टिगेटिव जनरल जाते हैं मैक्स्टे फैमिली के घर। जब घर के अंदर वो जाते हैं और वहां पर जाकर वो पुरानी फोटोज देखते हैं कि पहले दिन से घर कैसा लग रहा था, तो ये देखकर तो वो इस चीज से हैरान थे कि पुलिस वालों ने इस घर को एक क्राइम सीन क्यों नहीं माना और यहाँ से एविडेंस क्यों नहीं कलेक्ट किए गए, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी। अब खैर ऐसे ही वो भी ऐसे ही अपनी तहकीकात शुरू कर देते हैं, लेकिन अप्रैल तक यहाँ पर FBI पूरा केस संभाल लेती है और वो ये सोचते हैं कि मेक्सिको में ये फैमिली कहीं पर हमें मिल जाए, क्योंकि उनका यहाँ पर ये काम नहीं था कि इस फैमिली को यहीं पर ढूंढे। कैलिफोर्निया में फालब्रुक में क्या हुआ इनके साथ, ऐसा कुछ भी नहीं। वो ये बात पर अड़े थे कि ये तो मेक्सिको चले गए हैं। ऐसा ही करते करते देखिए अब यहाँ पर साल 2013 आ चुका था। पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। FBI केस को संभालती है, लेकिन कुछ भी रिजल्ट सामने निकल कर नहीं आए। लेकिन फिर 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। मैंने कहा था इसे याद रखना। अब वापस आते हैं उसी कहानी पर, देखते हैं कि इस केस के साथ उसका क्या लेना देना था। मैं जी हाँ उसी बाइकर की बात कर रहा हूँ जिसने एक चीज देखी थी और तुरंत पुलिस वालों को कॉल कर दिया गया। पुलिस वालों ने आगे क्राइम ब्रांच या FBI को जो भी था उन्हें कॉल कर दिया गया। तो उसने ऐसा क्या देखा था वहां पर, उसने जब बाइक रोकी, पानी पी रहा था, पानी पीते पीते उसने उस टाइम पर इंसानों का कंकाल देखा था। ये सब देखने के बाद उसने पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वालों को जब पता चला कि किसी का कंकाल यानी कि स्केलेटन मिला है, तो उन्होंने FBI को ये बता दिया, क्योंकि कोल्ड केसेस जो होते हैं उन पर FBI ही काम करती है। अब यहाँ पर ये खबर जब वहाँ की शेरिफ डिपार्टमेंट यानी कि पुलिस वालों को पता चली, तो इस केस को टेक ओवर किया गया और यहाँ पर आकर उन लोगों ने चेकिंग शुरू कर दी कि आखिरकार यहाँ पर मामला क्या हुआ है। तब उन्हें यहाँ पर एक कंकाल नहीं बल्कि 4 लोगों के कंकाल मिले। ये आखिरकार अब स्केलेटन किसके थे, ये फोरेंसिक टीम के जरिए चेक करने की कोशिश की जाती है। DNA रिपोर्ट आने में 4 दिन लग जाते हैं। तब पता चलता है जो सबसे बड़ा कंकाल है वो जोसेफ मैक्स्टे का है और साथ में जो दूसरा कंकाल है वो समर मैक्स्टे का है और साथ में 2 कंकाल और थे, वो छोटे कंकाल थे, तो वो कंकाल उनके बच्चों के मान लिए जाते हैं। हालांकि वो 2 कंकाल चेक नहीं किए जाते। अब पुलिस वाले जिन्हें मैक्सिको में ढूंढ रहे थे, जिनका परिवार पहले मान रहा था कि तो ट्रिप पर गए हैं, उनका कंकाल अब मिल गया 4
साल के बाद। एक और अजीब बात थी कि इस कंकाल के साथ में एक हैमर, एक हथौड़ा भी पाया गया था, जो कि जिसे एज ए मर्डर वेपन मान लिया गया पुलिस वालों के द्वारा। अब केस की तहकीकात पुलिस वाले फिर से शुरू कर देते हैं। अब देखिए, मोहावी डेजर्ट में कोई आता जाता नहीं था और जिस साइड ये कंकाल मिले वहाँ पर टायर के निशान भी मिले और पुलिस वालों ने कहा कि ये टायर के निशान भी 3, साढ़े 3, 4 साल पुराने हैं, यानी कि ये उस दिन के टायर के निशान है जिस दिन मैक्सटे फैमिली को यहाँ पर मारने के बाद फेंक दिया गया था। अब यहाँ पर टायर के निशान के जो सैंपल मिले थे उन लोगों ने वो कलेक्ट कर लिए कि उन्होंने देखा कि आखिरकार ये कैसा टायर का निशान है, कैसे टायर हो सकते हैं, और ऐसे ही पुलिस वाले अपने काम पर लगे रहते हैं। लेकिन एक दिन पुलिस वाले सीधा जाते हैं चार्ल्स मैरिट यानी कि मैक्सटे फैमिली का जो बिजनेस था उन बिजनेस पार्टनर के पास, चेज के पास। उसके ट्रक को देखा जाता है, उसके टायर को चेक किया गया। चार्ल्स मैरिट के ट्रक का टायर और जो मोहावी डेजर्ट में टायर के निशान मिले थे वो दोनों मैच कर चुके थे। जब 4 साल पहले इन्वेस्टिगेशन चल रही थी तो चार्ल्स मैरिट का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया गया था और उसके साथ उसके कुछ डीएनए सैंपल्स भी पुलिस वालों ने अपने पास प्रिजर्व कर लिए थे। अब यहाँ पर पुलिस वाले जोसेफ की सुजुकी एक्सयूवी गाड़ी को चेक करते हैं। अब यहाँ पर उन लोगों को कार के अंदर एक डीएनए सैंपल मिलता है। चेक करने पर पता चला कि ये चार्ल्स मैक का है। पुलिस वालों को अब इसके बाद चार्ल्स के ऊपर पूरा शक हो चुका था। चार्ल्स के फोन रिकॉर्ड्स चेक किए गए तो पता चला कि चार्ल्स जिस दिन ये घटना हुई थी 4 साल पहले 4 फरवरी को, उसके थोड़े दिन इधर उधर वो मोहावी डेजर्ट में गया था। उसके फोन डिटेल से ये बात पता चली। वो डेट क्या थी आपको मैं अभी बताता हूँ। लेकिन एक और चीज पुलिस वालों को पता चली कि मोहावी डेजर्ट पर चार्ल्स का बचपन बहुत ही ज्यादा रंगीन मिजाज का गुजरा है। वो बचपन में वहाँ पर जाया करता था और अब उसकी एक बहन भी मोहावी डेजर्ट के पास ही रहती है। वो एक ऐसा इंसान है जिसे मोहावी डेजर्ट के बारे में बहुत चीजें पता है और उसका आना जाना वहाँ पर लगा ही रहता है। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत अजीब है, पुलिस वालों को चार्ल्स का डीएनए जोसेफ की गाड़ी से मिल चुका था। वो 4 साल पहले क्यों नहीं मिला जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, और ऊपर से किसी की गाड़ी से किसी का डीएनए सैंपल, ऐसे बाल नेल मिलना ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि वो दोनों बिजनेस पार्टनर थे और एक साथ एक गाड़ी में घूमना बिल्कुल ही आम बात मानी जाती है। खैर, यहाँ पर पुलिस वालों का पूरा निशाना था चार्ल्स मैरिट के ऊपर। उसकी हिस्ट्री को देखा गया, तब पता चला कि 40 साल पहले चार्ल्स कुछ ऐसे गुनाह कर चुका है, कुछ उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स दर्ज हैं, जैसे कि डकैती, किसी की प्रॉपर्टी को हड़पना, ऐसी चीजें सामने आई। तब पुलिस वाले समझ चुके थे कि ये बंदा कोई पुराना खिलाड़ी है, इस वजह से उसे एंड में अरेस्ट कर लिया जाता है। एक और चीज जानने के बाद, वो चीज क्या थी? वो ये थी चार्ल्स मैरिट को करीब करीब कुछ कहते हैं $40,000, कुछ कंपनी के एम्प्लॉइज तो ये भी कहते हैं कि जोसेफ ने $1,00,000 चार्ल्स मैरिट को दिए थे। उसकी फाइनेंशियल, उसकी आर्थिक सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं थी। इसके पीछे का कारण था वो गैम्बलिंग और वो ऐसी चीजों में इन्वॉल्व भी था। और एक और बात सामने आई, जोसेफ और चार्ल्स के बीच में अब लड़ाइयां बढ़ती जा रही थी। हालांकि जोसेफ चार्ल्स को अपना बिजनेस पार्टनर और अपना एक बहुत अच्छा दोस्त माना करता था, उसकी पैसों से वो मदद भी किया करता था और पैसे भी बहुत ज्यादा दिया करता था। लेकिन चार्ल्स अपना काम ढंग से नहीं किया करता था। वो जो भी वाटर फाउंटेन इंस्टॉल करने जाता, वो कस्टमर बाद में जोसेफ को बताते कि ये इसने बिल्कुल भी सही काम नहीं किया और फिर जोसेफ को अपनी जेब से उन्हें पैसे देने पड़ते थे। जोसेफ अब बिल्कुल ही चार्ल्स तंग आ चुका था। देखो, पुलिस वालों ने कितनी चीजें ढूंढ निकाली, लेकिन पूछने वाला यहाँ पर हो कि ये लोग पहले क्या सो रहे थे? पहले इन्होंने ढंग से इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? पहले भी तो चार्ल्स वहीं पर था, पहले भी पता लगाया जा सकता था इसका बिजनेस रिलेशनशिप जोसेफ के साथ कैसा था। लेकिन पहले उनका मानना यह था जोसेफ और मैक्सटे फैमिली तो भाग चुके हैं मैक्सिको। क्यों, कैसे, किसी को कुछ भी नहीं पता। हालांकि उस समय कुछ डॉक्यूमेंट जो जरूरी थे वो घर पर ही मौजूद थे। पुलिस वालों को पता था कि वो इनके बिना जोसेफ मैक्सिको नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो इस थ्योरी पर रहे कि जोसेफ की फैमिली तो मैक्सिको चली गई। खैर, बाद में अरेस्ट कर लिया जाता है चार्ल्स मैरिट को और उसके बाद वो कहता है कि मैं जोसेफ का भला बुरा कैसे कर सकता हूँ? जिस इंसान ने मेरी इतनी मदद की, जिसने मेरे मुश्किल टाइम में मेरा हमेशा साथ दिया, मैं उसके साथ भला ऐसे कैसे कर सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले भी अपनी बात पर अड़े रहे और उसकी कोर्ट की ट्रायल शुरू हो जाती है। अब कोर्ट में चार्ल्स ने कुछ बहाने भी बनाए। चार्ल्स ने कहा कि मुझे कुछ हार्ट का डिसीज है और मैं जल्दी मरने वाला हूँ। बाद में वो बिल्कुल गलत साबित हुआ। कई बार चार्ल्स ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं एक खुद के लॉयर को हायर कर सकूं, क्या मैं अपना केस खुद लड़ सकता हूं? ऐसे ही करते करते साल 2019 आ जाता है। बहुत ही लंबे टाइम के लिए ये केस खिंचता चला गया था। अब यहाँ पर क्या रिजल्ट निकला कोर्ट के थ्रू ये जानते हैं। अब यहाँ पर आया 4 फरवरी 2010। अब हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि आखिरकार उस टाइम पर उस दिन हुआ क्या था मैक्सटे फैमिली के साथ। देखिए,
चार्ल्स ने कभी खुद कुछ नहीं बताया कि वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ये एक थ्योरी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये तो हम जानते हैं कि उस दिन चार्ल्स की मुलाकात जोसेफ के साथ हुई थी। जोसेफ सुबह सुबह कैलिफोर्निया उससे मिलने के लिए गया था। कहा जाता है कि वहां पर चार्ल्स के साथ जोसेफ का झगड़ा हुआ क्योंकि उसने बहुत काम खराब कर दिया था। कस्टमर्स के बहुत ज्यादा बैड व्यूज आ रहे थे, उसे अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे थे, कस्टमर अपना पैसा बार बार रिफंड मांग रहे थे। अब जोसेफ कहता है कि या तो ये पैसा तुम मुझे दो और मैं कस्टमर को वापस कर दूं, या फिर मैं तुम्हारे खिलाफ एक कंप्लेंट फाइल कर दूं। अब यहाँ पर चार्ल्स डर जाता है क्योंकि पहले ही उसके ऊपर 2 बार केस हो चुका है और कैलिफोर्निया का ये 3 स्ट्राइक रूल है। इसके हिसाब से अगर एक इंसान के ऊपर 3 केस फाइल हो जाते हैं तो उसे 25 सालों की सजा एक्स्ट्रा दी जाती है। मतलब कि पहला अगर आपसे क्राइम हुआ है उस क्राइम की सजा दी जाती है, जब दूसरा क्राइम होता है तो उस क्राइम की सजा दी जाती है। अगर तीसरा क्राइम यहाँ पर हो जाता है तो उस इंसान को उन दोनों पिछले दोनों क्राइम की सजा मिलाकर, तीसरे क्राइम की सजा मिलाकर 25 साल की सजा और बढ़ा दी जाती है। मतलब कि आप यही लगा सकते हैं कि सारी उम्र जेल में ही कैद रह जाना। तो अगर जोसेफ इस बार चार्ल्स के ऊपर कंप्लेंट कर देता कि और चार्ल्स को यहाँ पर बहुत ज्यादा सजा होने की चांसेस हो जाते, बहुत बड़ी दिक्कत में वो पड़ जाता। इसके बाद शाम के समय में चार्ल्स आया जोसेफ के घर। वो शायद या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके आया होगा या फिर पैदल आया होगा, वो अपने व्हीकल में तो बिल्कुल नहीं आया होगा। अब यहाँ पर चार्ल्स क्या करता है कि घर के अंदर आ जाता है क्योंकि वो वैसे भी जोसेफ को जानता था। जोसेफ की मान लो अगर उससे लड़ाई भी हुई हो तो जो उसका वो बहुत पुराना दोस्त था वो अपने घर के बाहर उसे कैसे रहने देता, वो अपने घर तो बुलाएगा ही। तो ऐसे ही चार्ल्स जोसेफ के घर के अंदर चला गया और उसके हाथ में एक था हथौड़ा। वो ऐसे ही डायरेक्ट मारना बिल्कुल नहीं चाहता था, या फिर हो सकता है उसका प्लान हो ये काफी दिनों से, क्योंकि उसने जोसेफ के बहुत सारे पैसे देने थे। बाद में वो मार देता है जोसेफ को, जोसेफ के बाद समर को, फिर बच्चों की बारी आती है, फिर इनको। मतलब उसने मारा, सच में बहुत ही दर्दनाक की बात है। इसके बाद वो सभी लोगों को जोसेफ की गाड़ी जो कि सुजुकी एक्सयूवी थी उसमें डाल देता है 7:47 के आसपास, जो कि पड़ोसियों के सीसीटीवी कैमरे में ये गाड़ी जाना कैद हो चुकी थी। उसके बाद एक अजीब चीज हमें ये दिखाई दी कि उसे सीधा मोहावी डेजर्ट के लिए निकलना चाहिए। जब पुलिस वालों ने उसका फोन रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि वो मोहावी डेजर्ट तो 6 फरवरी को गया था, यानी कि 6 तारीख तक 2 दिन वो ऐसे ही घूमता रहा उनकी डेड बॉडीज के साथ। ये थोड़ा यहाँ पर अजीब लग रहा है। इसका मतलब उसने जोसेफ की फैमिली को उसने डाला अपने ट्रक में और बाद में जोसेफ की गाड़ी को मैक्सिको बॉर्डर के पास छोड़कर आ गया उस शॉपिंग मॉल की पार्किंग के अंदर। बाद में 6 तारीख को वो गया मोहावी डेजर्ट, वहां पे जाकर उसने उन डेड बॉडीज को वहीं पर फेंक दिया, क्योंकि उसे पता था यहाँ पर कोई आता जाता तो है नहीं, वो बिल्कुल सेफ रहेगा। और यही उसकी मुसीबत का कारण बन चुका था कि यहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं है। उसके टायर का निशान इसीलिए शायद 3.5-4 साल तक भी वहीं पर रह गया। लेकिन ये भी काफी शॉकिंग चीज है कि 3-4 साल के बाद किसी के गाड़ी के टायर के निशान ऐसे ही एज इट इज मिल जाना। वेल, पुलिस कह रही है तो शायद होगा ही। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, पुलिस वालों को लैपटॉप मिला जोसेफ का, जिसमें उसने सर्च किया था कि मैक्सिको में लाइफस्टाइल कैसा होगा, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, वहां पर जाने के लिए क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 4-5 दिन पहले ऐसा भी हो सकता है कि खुद चार्ल्स मैरिट ने जोसेफ के लैपटॉप से ये सब कुछ सर्च किया हो, क्योंकि अगर चार्ल्स ने ये सब कुछ खुद किया है तो ये मामला बहुत गड़बड़ है, क्योंकि वो काफी समय से इसका मतलब जोसेफ फैमिली को निपटाना चाहता था। उसे मौका नहीं मिल रहा था, उसे मौका मिला 4 फरवरी को। खैर, यहाँ पर अब आते हैं डिसीजन टाइम पर कि कोर्ट ने आखिरकार क्या फैसला दिया था। कोर्ट ने 7 जनवरी को 2019 में एक फैसला सुनाया। चार्ल्स मैरिट को मैक्सटे फैमिली को मारने के जुर्म में सजा सुनाई जाती है, उसे गिल्टी पाया जाता है और उसे मौत की सजा सुना दी जाती है। आज के दिन तक चार्ल्स मैरिट ये कहता है कि वो निर्दोष है, उसने कुछ भी नहीं किया, ये बस उसके खिलाफ कोई साजिश रची जा रही है। कुछ लोग मानते भी हैं कि चार्ल्स मैरिट के साथ कुछ गलत हो रहा है और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि चार्ल्स मैरिट ने ये सब कुछ खुद किया है। खैर, आपको इसके बारे में क्या लगता है? आपकी इस स्टोरी के बारे में, चार्ल्स मैरिट के बारे में क्या राय है कि इसने मैक्सटे फैमिली का मर्डर किया भी है या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या आपने पहले कभी स्टोरी को सुना है, मुझे वो भी जरूर बताइएगा। और अगर आप आज इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये रही, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए और जल्दी से इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लीजिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट @user SF4 को कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही चुका देने वाली एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।